और क्लास अटेंड भी कर रहे हो। तो आई अंडरस्टैंड कि आप सब लोग माशाल्लाह समझदार हैं, मैच्योर हैं और बाज़ का किसी का वेरिएंट प्रॉब्लम भी हो जाता है कि कोई लॉगिन पे है लेके बैठे हुए हैं, तो मेरा तो काम क्योंकि पढ़ाना है तो मैं तो उठ के आगे-पीछे नहीं हो सकता। प्लीज़ ज़ाहिर है आप अवॉइड करें इस चीज़ को कि आप स्क्रीन के सामने ना हो। क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम उसमें मुझे अभी तक का जो ये मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं, 4 अब तक तो हो गए हैं, उसका अभी तक वो कंक्लूजन है वो ये है कि एक तो मुझे प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जब मैं रियल टाइम क्लास में होता हूँ ना, तो मेरा अपना एक स्टूडेंट क्लास में लेट आ रहे होते हैं, तो फिर उनको मैं नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा एंटरटेन इस लिहाज से नहीं कर रहा होता कि अगर वो कोई क्वेश्चन पुट अप करें, जो ऑलरेडी पीछे डिस्क्राइब हो चुकी हुई है, तो मैं या तो उसको आंसर करता नहीं और करूँ तो बिल्कुल ऐसे बस एक ब्रीफली सा फॉर्मेलिटी पूरी करके क्योंकि मुझे पता होता है कि इफ समबडी इज़ कमिंग लेट टू माय क्लास तो ही और शी डज़ नॉट हैव दैट राइट कि वो पीछे की गई उस बात को जिसको बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके उसके लिए हम उसको एक्सप्लेन करके बाकी लोगों का भी टाइम ज़ाया करता रहें। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इन्स एंड आउट्स चल रहे होते हैं और बाज़ का जिस तरह अभी हमारी ब्रेक हो जाएगी तो ब्रेक के बाद बाज़ स्टूडेंट बहुत लेट आ रहे होते हैं और फिर वो ऐसा क्वेश्चन पे हैं जो डेफ़िनेटली जिस क्वेश्चन को पुट अप करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी होती है। तो इससे थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होती है, टाइम बहुत इसमें ज़ाया होता है। अननेसेसरीली मुझे वो चीज़ें बार-बार रिपीट करनी पड़ रही होती हैं जो कि बड़ी खुल के मैंने बता भी दी होती हैं उसी 10 मिनट पहले या ब्रेक से पहले या ब्रेक के बाद, तो इसे किया करें। आई एग्री कि ज़ाहिर है मतलब ऑनलाइन क्लास लेने में एक बहुत बड़ा मसला ये हो जाता है कि बाज़ आपके सिग्नल का इश्यू होता है, आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, बीच गायब हो गई बिकॉज़ ऑफ सम नेट इश्यू। तो वो डेफ़िनिटली अब जो है ना उसका हल ये कर दिया है, मैंने आपको लास्ट टाइम बता भी दिया था कि आज से अभी तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की है, लेकिन जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा तो मैं आपको फ़ॉर्मली स्क्रीन ऑडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और पूरा लेक्चर आपको क्लास खत्म होने के बाद आपको पूरा लेक्चर जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगा, जिसमें सारी बात आराम से तसल्ली से बैठ के भी सुन सकेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस वक़्त आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये चीज़ अगर अब स्किप हो गई तो दोबारा समझ नहीं आएगी, तो बीच में सर को रोक के पूछ लूँ। नहीं, आपको तसल्ली होगी यार रिकॉर्डिंग आ जाएगी, दोबारा बैठ के सुन लेंगे ये बात जो स्किप हुई है और उसके बाद अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन रह गया तो अगली क्लास में पूछ सकते हैं कि सर पिछली रिकॉर्डिंग में आप ये बात कर रहे थे, क्लियर नहीं आई है। तो अब रिकॉर्डिंग शेयर करने का मैंने आपको पहले भी बता दिया था, नहीं है कि अब आप कहें कि ठीक है क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ज़ाहिर है क्लास में आपकी जो अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन होगी, उसके मार्क्स बेशक 10% है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा क्योंकि मुझे पता होगा ऑलरेडी अब 20-22 लोग अब हैं, मुझे एक बच्चे का नाम भी इन्होंने क्लासेस ऑनलाइन में से प्रॉपर ली हुई हैं। तो आपके जहाँ भी प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स की जब मैं ग्रेडिंग कर रहा हूँगा तो डेफ़िनिटली इट विल हेल्प यू। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं तो डेफ़िनिटली इट में इफ़ेक्ट योर मार्क्स। तो ये थोड़ा-सा आपसे मेरी है रिक्वेस्ट कि आज का लेक्चर मैं शुरू करूँगा क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो थोड़ा-सा डेकोरम मेरा ये होगा कि मैं म्यूट करके लेक्चर को डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँगा। उसके बाद थोड़ी देर जब मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँगा, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को पॉज़ करके फिर हम थोड़ी-सी इनफॉर्मल बातें मैं आपसे कहूँगा कि यार कोई भी बात पूछनी है तो पूछें, कोई ऐड करना है, कोई कन्फ्यूजन है। वो सारी इनफॉर्मल बात होगी, उसकी हमें रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब वो आप कहेंगे कि नहीं सर इट्स ओके आगे चलें, मैं फिर दोबारा रिकॉर्डिंग अपनी ऑन कर दूँगा और मज़ीद लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो थोड़ा-सा इस तरह से हम डेकोरम लेके चलेंगे और जिस वक़्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँगा और आपको कर रहा हूँगा ना, तो आपके सामने एक सा कॉपी पेंसिल होगा ना, तो आप अपने कन्फ्यूज़न उसी वक़्त नोट करते जाइएगा कि सर जैसे ही पॉज़ करेंगे तो मैंने ये चीज़ें पूछ लेनी है, ताकि आपका कोई मिस भी ना हो जाए, ठीक है? थोड़ा-सा आज हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग इस लेक्चर की आ जाए, जिसको फिर आप बाद में यूज़ करेंगे अपने के लिए या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अब मैं आपको मतलब अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपको मैं 2 से 3 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर को फ़ॉर्मली स्टार्ट करूँगा। आप लोग कोई भी बात करना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं या कुछ पूछना चाहें परसेंटेजेस के हवाले से, एनीथिंग प्लीज़। सर ये जो प्रोजेक्ट देंगे ये कोई क्वेश्चन होगा या कोई प्रैक्टिकल टाइप प्रोजेक्ट होगा? देखिए ये क्वेश्चन ही होगा अभी क्योंकि हालात इस किस्म के नहीं है कि मैं आपको अप्लाइड के इसमें अगर वैसे तो मैं प्रोजेक्ट इस कोर्स में नॉर्मली नहीं देता। इसमें अगर प्रोजेक्ट दिया जाए तो फिर वो इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए आपको इंडस्ट्री को एक्सेस करना पड़ता है और उनसे आपको कुछ डेटा लेना पड़ता है जो कि अभी अवेलेबल नहीं होता इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डेटा। यानी उनकी कॉस्ट से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए होता है जिसके लिए ज़ाहिर आपको इंडस्ट्री को विज़िट करना पड़ता है और वहाँ पर आपको रखते हैं
क्योंकि कॉस्ट डेटा ज़रा सेंसिटिव डेटा होता है, तो इसको हर कंपनी शेयर नहीं करती है अनलेस क्या रेफरेंस हो। तो इस इन हालात में ज़ाहिर है मैं आपको इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट तो नहीं दे सकता, इसीलिए मैं 1 हफ्ता मज़ीद रुक गया हूँ कि मैं थोड़ा-सा देख रहा हूँ कि सर्च कुछ इस किस्म का काम आपको दूँ कि जो बिल्कुल आप इंडिविजुअली भी अगर करना चाहें, बगैर किसी के हेल्प के तो आप कर सकें, और जिसमें आपकी लर्निंग भी हो, यानी सिर्फ़ ये भी ना हो कि लिया लेकिन समझ कुछ नहीं आया। तो देख ये रहा हूँ कि कुछ इस किस्म की एक्टिविटी डिज़ाइन करके आपको दे दूँगा इंशाल्लाह, कि जिसमें आप बिल्कुल इंडिविजुअली अपने एट होम बैठ के भी अगर करेंगे, बुक से भी अगर आप हेल्प लेंगे या गूगल से भी अगर आप हेल्प लेंगे, तो आपको कुछ अर्निंग भी हो उसकी, और आप उसको कन्वीनिएंटली कर भी सकें, और आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े कि यार ये क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी उसमें ज़रूरी भी होगा, तो जब डिस्क्रिप्टिव होगा तो ज़रा वो क्वेश्चंस टाइप होंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। अगर क्योंकि न्यूमेरिकल्स का ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्टिविटीज़ वगैरह देता रहूँगा, बुक में भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन मैनुअल्स भी हैं, क्विज़ेज़ भी होते रहेंगे, एक्टिविटीज़ भी होती रहेंगी। तो वो चीज़ें तो वहाँ पे चेक हो जाएँगी और ग्रेड भी हो जाएँगी। प्रोजेक्ट में कुछ थोड़ा डिफरेंट काम है, क्विज़ेज़ में नहीं हो रहा, जो असाइनमेंट्स में नहीं हो रहा, जो क्लास में नहीं हो रहा, ऐसा कोई काम दे दूँगा कि जो आप खुद करें, नहीं हो लेकिन डूएबल हो। तो इसमें अभी नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगा कि वो क्या मतलब एक्टिविटी होगी। अच्छा, इसके बाद ये अब हम इसके अलावा है किसी का? सर अगर कोई खुद से लेना चाहे, सीरियसली? फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री किसी की बंदे की एक्सेस है, तो वो खुद उसकी कास्टिंग करके आपको देना चाहे, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा सर? नहीं, ज़ाहिर है प्रोजेक्ट तो आप खुद डिज़ाइन नहीं करेंगे ना, प्रोजेक्ट तो 1 मिनट, प्रोजेक्ट का तो ये होगा ना कि आपको मैं दूँगा ना, ऐसा है कि जिसमें आप अपने एंड पे आप समझते हैं कि आप इसमें कुछ इंडस्ट्रियल डेटा डाल के इसको मज़ीद बेहतर बना के दे सकते हैं, तो आई आई डू नॉट माइंड, ज़ाहिर है वो उसका तो फ़ायदा एडेड एडवांटेज हो जाएगा कि आपको उसमें आपकी रिपोर्ट ज़ाहिर है ज़्यादा जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन इस तरीके से करूँ कि आप जनरल आंसर्स दे सकें, लेकिन अगर आप उसमें कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स लाना चाहें थ्रू डेटा, आपको उसकी इजाज़त होगी। लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होगा सबके लिए, क्योंकि मैंडेटरी नहीं किया जा सकता, नॉट एवरी हैज़ एक्सेस टू इंडस्ट्री इन दिस, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं उस वक़्त हम ग्रुप्स बना देते हैं ना, तो फिर ग्रुप्स में ये होता है कि मिल-जुल के आप लोग कोई ना कोई किसी एक बंदे का भी ताल्लुक निकला है तो पूरे ग्रुप का काम हो जाता है। अब इस वक़्त बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल घरों से नहीं बाहर निकल कर सकते, उनको मैं ज़ाहिर है इस आज़माइश में नहीं डाल सकता, तो आपके लिए वो ऑप्शनल होगा। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि उसको जनरलाइज़ रखूँ। एनी अदर और ऑब्जर्वेशन? अच्छा, चलिए लेट्स फॉर्मली स्टार्ट एक्सक्यूज मी अवर सर। लेक्चर। जी, जी। सर ये जो वेरिएंस में थे ना, शेयर वेरिएंस और मार्केट साइज वेरिएंस, हुँ, हुँ। सर इसके अंदर जो हम परसेंटेज निकाला जरा समझा दीजिएगा आज किसी टाइम दोबारा से। अच्छा, अभी ब्रेक के बाद दोबारा उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो आपका जो है मतलब वो आप उसकी बात कर रहे हैं लाइक कि परसेंटेज, एक तो परसेंटेज कैलकुलेट होती है, कंपनी ने जो इंडस्ट्री से परसेंटेज शेयर उठाया एक्चुअल, और एक होती है कि कंपनी ने इंडस्ट्री से जो शेयर उठाया। तो जी अभी सर। आपका बिल्कुल बता रहा हूँ मैं दोबारा, फिर बीच में आज की क्लास में कहीं आपको स्लाइड शो करके भी बता दूँगा। तो उसमें सिंपली होता है कि आप अगर एक एक उसमें मिल के पाकिस्तान की अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सपोज़ पाकिस्तान में सारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री मिल के जो है वो 20 करोड़ सिम सेल कर रही है, 20 सब्सक्राइबर हैं। यूफ़ोन, मोबिलिंक, टेली के मिला के सपोज़ 20 करोड़ जो हैं, सपोज़ कर रहा हूँ, नॉट एक्चुअल डेटा। अगर सब 20 करोड़ टोटल, अगर उसमें से 10 करोड़ जो है अगर वो मोबिलिंक के हैं, तो इसका मतलब है मोबिलिंक का शेयर 50% है। तो आप कंपनी के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को इंडस्ट्री के टोटल नंबर डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज आती है। आई रिपीट, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को इंडस्ट्री के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करते हैं। इसको अगर आप फार्मूला बनाना चाहें ना, तो अपने सामने कॉपी में लिख लीजिए, टोटल यूनिट्स सोल्ड बाय कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि सारी कंपनियों ने मिलकर कितना बेचा, और कंपनी का मतलब होता है कि जिस कंपनी का क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसने कितना बेचा। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री। तो ये एक ही फार्मूला यूज होगा बजटेड परसेंटेज के लिए भी और एक्चुअल परसेंटेज के लिए भी। जब आप बजटेड परसेंटेज कर रहे होंगे तो बजट वाला डेटा उठा लेंगे, वो अलग दिया हुआ होता है, और जब आप एक्चुअल कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं तो फिर आप एक्चुअल डेटा उठा लेते हैं, वो भी आपको अलग से दिया हुआ होता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर. I hope slides are in front of you. This is chapter number 16, what we are starting today. This chapter number 16 is about
अच्छा, मैं इसकी फॉर्मल लेक्चर शुरू करने से पहले मैं भी आपको म्यूट नहीं कर रहा आप लोगों को। मुझे पहले आप लोगों का मुझे थोड़ा-सा ओपिनियन चाहिए कि करके मुझे स्टूडेंट बताएँगे। आप हैंड रेज़ बोलना नहीं शुरू करेंगे, ठीक है? जिसको मैं कहूँगा वो सिर्फ़ वो जवाब देगा। अभी आप सिर्फ़ मेरा क्वेश्चन सुन के हैंड रेज़ करें ना, और हैंड रेज़ जब आप करेंगे तो फिर मैं नाम लूँगा तो फिर वो जवाब देंगे। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज़ योर कांसेप्ट के व्हाट इज़ मीन जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स? शो ऑफ हैंड्स जो जवाब देना चाह रहे हैं। वॉलंटियर चाहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, आपके ज़हन में क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ से इनफॉर्मली मैं आपका मैं ओपिनियन लेके फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, इसलिए जो मर्ज़ी कह दें। जी, अब्दुर्रहमान, आपका जवाब मुझे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं बाय यूजिंग द वेस्ट मटेरियल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, अच्छा, और जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स से हम उसको बनाते हैं ठीक हो मिला गया के। बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान। अल्तमश खान, आपका आंसर। सर बाय प्रोडक्ट्स का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट का ये होगा कि सर जैसे मतलब मतलब एक प्रोडक्ट मतलब दो प्रोडक्ट इकट्ठे यूज हों सर, ये हो ठीक है, सकता है इसमें मतलब, ये नहीं ठीक सर है, मतलब जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो डेफिनेटली उसका दूसरा भी बाइक और बाइक में मतलब जैसे फ्यूल डलता है, तो इस ठीक तरह है, सर मतलब यानी कि जॉइंटली यूज होते हैं। ठीक है, मुझे तो सर ठीक ये है। समझा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, शबान अली, आपका क्या ओपिनियन है? सर बाय प्रोडक्ट्स तो जो होती हैं, जो एक प्रोडक्ट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है उससे बनती है, और उसका एक ये चीज़ है कि वो वेस्ट निकलते ही निकलता है लाजमी, जैसे के साथ जिस तरह वो कोल टार वगैरह निकलती है एंड में। ठीक है जी। और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब जो मेन प्रोडक्ट होगी उसको बाय प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अकील कियानी, अपना आप ओपिनियन दें जल्दी से। अकील कियानी, आपने हैंड रेज किया था। जी सर। अच्छा ठीक है सर, मैं एक्सप्लेन कर रहा था सर, लेकिन ये हुआ था अपने आप। अच्छा, तो सर मैं ये बता रहा था कि जो जॉइंट प्रोडक्ट होती है उसमें ये होता है कि दो मीन के दो किस्म होती है जो जॉइंट में आपके पास आ जाती है, और बाई में ये होता है कि आप स्पेसिफिक किसी चीज को बना रहे हैं। ठीक हो गया। जो कह सकते हैं सर कि किसी हादसे के तौर पर वो आपके सामने आ सकती है वो प्रोडक्ट, हादसे के तौर पे भी आ आप जाती है, ठीक है। यानी तवज्जो नहीं, आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। जहाँ पे सजाद रशीद। सर इसमें ऐसा है कि जो जॉइंट प्रोडक्ट्स है वो कोई एक मटेरियल है, वो दो प्रोडक्ट्स में यूज हो सकता है, मतलब कि ठीक हो कोई गया, और ठीक है, ऐसा। ठीक है, सही है। और जो बाय प्रोडक्ट है उसमें ये होता है कि मटेरियल है उससे हम मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस पे आदसती तौर पे दूसरी प्रोडक्ट भी बन जाती ठीक है। हो गया। अच्छा, ठीक है, हमारे पास दो और भी थे, उसामा थे और हमारे जो सीआर हैं मोहतरम दानियाल चौधरी साहब, दोनों ने भी हैंडल किया था, लेकिन मेरा ख्याल है जब उन्होंने देखा कि जो बात वो करना चाह रहे थे वो ऑलरेडी उसने कर दी है, तो उन्होंने टाइम सेव करने के लिए शायद अपना हाथ वापस कर लिया, नीचे कर लिया। थैंक यू वेरी मच उसामा, एंड थैंक यू वेरी मच दानियाल to participated in this voluntarily answering my question. Okay, ठीक है जी, मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों का ओपिनियन लूँ इनफॉर्मल सा, और अभी मैं आपको इनफॉर्मल रिप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये सेशन तकरीबन 6-7 मिनट का रह गया। तो इस सेशन को हम मतलब अभी जो अगले सेशन में जब हम दोबारा फ़ौरन आते हैं, हम कोई भी लंबी ब्रेक नहीं करेंगे, हम फ़ौरन तकरीबन 2-4 मिनट आप आगे पीछे होके पानी शानी पी के दोबारा आ जाएंगे, सेशन ब्रेकअप होगा, तो हम फॉर्मली फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं भी आपको इनफॉर्मली बता रहा हूँ कि देखें जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स में वो ये है कि तो फ़र्क क्या है, इसको तो बाद में बात करते हैं। ये फ़र्क जानना क्यों ज़रूरी है? ये फ़र्क जानना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है जब, तो फिर ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी, प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स होता ये कि जब एक कंपनी एक कॉमन जॉइंट प्रोसेस से एक से ज़्यादा चीज़ें जब प्रोड्यूस कर रही हो, तो वो सब की सब जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं। उन्हीं जॉइंट प्रोडक्ट्स में से बाज़ का किसी कर दिया जाता है कि नहीं ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। तो ये फ़र्क क्या होता है, चलें इस फ़र्क को समझ लें पहले इनफॉर्मली। और ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका कोई शायद नेट का इशू है और साहब से सजाद अली का कोई प्रॉब्लम का इशू है,
आपने अरे ये कौन सी फाइल भेजी है, आई विल सी इट लेटर। ड्यूरिंग द लेक्चर कोई इस किस्म का काम ना सर किया करें कि बाद लेक्चर लोग असाइनमेंट वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं। जी बताइए दयाल। सर मुझे आप ये लिंक का इधर चैट में या व्हाट्सएप, काफ़ी लड़के हैं जो ऐड नहीं कर पा रहे इस क्लास में। मोहसिन का भी इशू आ रहा है, वो बार बार कॉल कर रहा है। जूम का लिंक भेजना है या किसका भेजना है? सर जूम का लिंक भेजना है आपने। तो जूम का तो लिंक भेजने की जरूरत नहीं होती ना, कि आप लोग जाहिर है आप भी तो किसी लिंक को क्लिक करके उनको भी दे दें। वही सर दिया, पर उसका लॉगिन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों क्या इशू आ रहा है। अच्छा हो गए लॉगिन हो गए, ठीक है। अच्छा ठीक है, सही ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। हो गया लॉगिन। एक दफ़ा जरा फिर सब लोग सुन लीजिए कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कहा था कि अब आपको सब कुछ जो है वो जूम पे ही देखना है। गूगल क्लासरूम पे उसको हम यूज़ ही नहीं अब कर रहे होंगे। उसमें ये होगा कि आप बस गूगल क्लासरूम पे सॉरी जूम मॉलिम पे जाके देख लिया करें। आज 8 बजे मैंने लिंक उसका था, तो मॉलिम पे ही बस जाया करें। और मोहसिन का जो इशू है ना, वो मैं उसको थोड़ा सा बता दूं इस लिहाज से। अभी से मेरी बात सुन लें मोहसिन, कि मैं कल नोट कर रहा था कि मोहसिन और शायद 1-2 स्टूडेंट और भी हैं जो मॉलिम इस्लामाबाद सेक्शन, इस्लामाबाद की जो कि ब्रांच है, इस्लामाबाद कैंपस है ना, वहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। इसको करवा लें, क्योंकि मेरे इस्लामाबाद का जो एक कोर्स है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मोहसिन का नाम शो हो रहा था, जबकि मुझे पता था कि मोहसिन जो है वो तो मेरे पिंडी कैंपस के स्टूडेंट हैं, वो इस्लामाबाद कैंपस के स्टूडेंट नहीं है। तो इसकी वजह से शायद इनको प्रॉब्लम आता है मॉलिम के ऊपर। सेक्शन ए के बजाय ये सेक्शन बी में शो हो रहे होते हैं। तो वहाँ से ये फिर अपना इस किस्म मॉलिम का, जब तक ये सेक्शन बी में मोहसिन या इस तरह के और जो स्टूडेंट, उनके लिए एडवाइजेबल ये है कि वो वहाँ से सेक्शन बी में जाके अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसको देख लिया करें। और हाफिज़ सजाद रशीद आपने कोई फ़ाइल भेजी है, उसको वो ये जो भी फ़ाइल है, आई डोंट नो ये क्या आप लोगों का आपने मुझे भेजा है, लेकिन आप ड्यूटर इस किस्म की फाइल्स ना मुझे इसको चैटिंग में भेजा करें। अगर ये आपकी कोई असाइनमेंट वगैरह भी है इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो इस चैट को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके नहीं सेंड की सर। जी सर मैंने सेंड नहीं किया कुछ भी आपको। अच्छा मैं भी पता नहीं, मेरे पास ठीक है, मे बी इट्स अ मिस्टेक। अच्छा अभी मैं ये बात कर रहा था कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के हवाले से पहले थोड़ा सा इनफॉर्मली आपको बता दूं और फिर हम फॉर्मली इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये देखें, जब एक काम प्रोसेस से एक से ज़्यादा चीज़ें निकल आती हैं ना, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं। और लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल आती हैं कि सेलिंग वैल्यू बहुत लो होती है और कंपनी का पर्पस वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना नहीं होता, उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। जो चीज़ें मेन आपका मतलब पर्पस है प्रोड्यूस करना, वो जॉइंट प्रोडक्ट है। जो पर्पस नहीं है वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट वो छोटी छोटी बाय डिफ़ॉल्ट पैदा हो जाती हैं जिनको बेचा जा सकता है मार्केट में, लेकिन उनकी प्राइस सिग्निफिकेंट नहीं होती है। मैं इसको आपको एक आसान तरीन एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि अगर K&N's इंडस्ट्री की एग्जांपल आप ले लें, तो K&N's इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो चूजे से लेके चिकन पालने तक उनका पूरा एक प्रोसेस है। जब चिकन ज़िबा हो जाता है तो उनके मेन प्रोडक्ट्स आती है, वो गोश्त होता है। उस गोश्त से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो सब जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं। नगेट्स, चिकन टिक्का, चिकन बोटी, चिकन बोनलेस और चिकन और ब्ला ब्ला, जो कुछ भी वो बनाते हैं, बोन थाई चिकन थाई वगैरह वगैरह, वो सब जॉइंट, क्योंकि वो सब उनकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, उसके थ्रू उन्होंने रेवेन्यू अर्न करना है। लेकिन जब वो चिकन स्लॉटर हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास सारा गोश्त के प्रोडक्ट्स बनाने के बाद उनके पास कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जिस तरह चिकन के पर, सर, जैसे उसके पंजे, जैसे उसकी मतलब पेट के अंदर से जो इंटेस्टाइन्स वगैरह, ये वो सब चीज़ें कि जो प्रोड्यूस करना मकसद नहीं था। K&N's का मकसद ये नहीं था कि वो उनको पर मिल जाएं या उनको पंजे मिल जाएं या उनको चिकन के सर मिल जाएं या चिकन के इंटेस्टाइन्स मिल जाएं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोड्यूस हो गए हैं। और ये सब चीज़ें भी बिकती हैं, क्योंकि ये चिकन की जितनी भी ये बाकियात हैं, इनको एक अलग मार्केट होती है, ये बिकती हैं और वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र में और पोल्ट्री मेडिसिन में और इस किस्म की चीज़ों में यूज़ होती हैं। और यही वो चीज़ें हैं कि जिनको मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ये जिस तरह हम खाते हैं, ये मार्शमैलोस, बबल गम्स, कैंडीज़, च्यूइंग कैंडीज़ जो होती हैं गट्टे, ये सब चीज़ों के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं जो जानवरों की जो या जानवरों की ये जो मतलब इस किस्म के ये पंजे शंजे होते हैं, इसमें से वो मटेरियल इंग्रेडिएंट लिया जाता है कि जिसके थ्रू ये अमूमन खाने पीने की, ये बच्चों की जो स्पेशली ये चाइना से सस्ते सस्ते लॉलीपॉप जो टॉफियाँ, उसमें इसी किस्म की गंदी मंदी चीज़ें डाली हुई होती हैं उन्होंने ना, उनको बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि वो ज़रा चीज़ ज़्यादा हो जाए वगैरह वगैरह। ऐसा एनी हाउस, नॉट ओनली दीज थिंग्स, बाज़ वो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी यूज़ होती हैं, बाज़ वो स्पेसिफिक मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ हो
तो कहने का मकसद ये था कि जब एक कॉमन जॉइंट प्रोसेस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकलती हों तो आप उनको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स, लेकिन उन जॉइंट प्रोडक्ट्स में से वो प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स टैग हो खाना जाती पे हैं। पता नहीं यार। गुफ्तगू बंद करें या अपना माइक बंद कर लें। ये प्रॉब्ली मोहम्मद कामरान है या अब्दुल रहमान है, क्योंकि बाकी सबका तो मेरे सामने अब्दुल रहमान अपना माइक बंद करो बेटा, गेट फॉर ग्रांटेड। अच्छा, ये सेशन हमारा बंद होने लगा है, हम फ़ौरन दोबारा सेशन 5-1 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। हार्डली 5 मतलब ज़्यादा देर ना कीजिएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट कर। तो एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएँ तो जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन उन्हीं में अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो इकोनॉमिकली इनसिग्निफिकेंट है और मकसद उसको प्रोड्यूस करना, हम कहते हैं कि ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। So we'll be discussing this after 5 minutes, inshallah. So please stay here and join the within 5 minutes. बना सकते हैं कि ऐसे चित्र में अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है जी। दानियाल की कॉल से मुझे समझ में आ गई कि देयर इज़ सम गड़बड़, और वो गड़बड़ ये थी कि माइक जो था मैं उसको ऑन करना भूल गया। तो दोबारा लेट्स स्टार्ट इट अगेन, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, लेट्स गो बैक एंड फॉर्मली स्टार्ट इट अगेन। आई होप नाउ यू मी डेफिनेटली ज़ाहिर है मैंने म्यूट उसका जो था वो हटा दिया है हो रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम था कि माइक मेरा ऑफ है। थैंक यू फॉर टेलिंग एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी तो मुझको हैं रिकॉर्डिंग को। ओके जी, लेट्स फॉर्मली स्टार्ट नाउ। Chapter 16, Cost Allocation, Joint Products and Byproducts. In this chapter, we will be learning some new concepts related to joint and byproducts. As far as the term cost allocation is concerned, this is the same old concept what we have learned in chapter number 14. We have seen in chapter number 14 that an organization with maybe multiple departments or divisions or segments have costs. Those common costs have to be allocated or divided among the available departments or division for purposes. So the very same approach that we have learned in chapter number 14 will be used in this chapter number 16. So as far as cost allocation, there's nothing new in this chapter, but yes, the new thing is how costs are allocated for joint products and byproducts. So about it before break, that joint products and byproducts are two different types of products for which there are accounting treatments. So we must learn the difference between joint products and byproducts and what is the difference of accounting treatment for these two products. So let us start learning this difference and how the cost would be allocated. As far as the cost allocation is concerned, this is the same concept what we have discussed previously in chapter number. So learning objective 1 of this chapter is to identify the split of point in a joint cost situation. This is very important because the split of point is the point from where multiple products are separated from a common process. To understand this split of point, we have to discuss 5 different concepts: joint cost, joint products, byproduct, split of point, separable cost. So let us discuss these one by one. Joint cost is that cost what has borne by a company till the point from where onwards products are split into more than two products. क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि अगर एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ ऐसी कॉस्ट की हैं कि जहाँ तक आपकी प्रोडक्ट्स स्प्लिट अभी नहीं हुई हैं, उसको जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे K&N इंडस्ट्री की मैंने आपको एग्जांपल दी ना, उस K&N इंडस्ट्री एग्जांपल में चूजे की पैदाइश से लेके चिकन का फुली ग्रोन अप होने तक जितना खर्चा K&N का आ रहा है, चूजे की पैदाइश या अंडे से चूजे के निकलने से लेके चिकन के फुल ग्रो हो जाने तक जितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसको रखने के, उसको पालने के, उसके देखभाल के, उसकी दवाइयों के, उसकी खुराक के वगैरह वगैरह, वो सब जॉइंट कॉस्ट हैं। जैसे ही वो चिकन स्लॉटर हो गया और उनके पास बहुत सारा गोश्त अवेलेबल हो गया, 1000 केजीज का एक बैच में उनके पास 1000 का में 10,000 केजीज का उनके पास एक बैच में चिकन का गोश्त इकट्ठा हो गया। एक उन्होंने पूरा चिकन का ब्रीड जो था किया वगैरह वगैरह। तो वो जहाँ तक वो चिकन का स्लॉटर करने के बाद स्लॉटर करने तक हो गया, वो सब का सब जो है वो उनकी जॉइंट कॉस्ट में आ जाएगा। और उस पॉइंट से ऑनवर्ड जब वो गोश्त तकसीम हो गया, कुछ एक नगेट्स डिवीजन में चला गया, सीख कबाब डिवीजन में चला गया, कुछ चिकन बोटी डिवीजन में चला गया, कुछ बोनलेस डिवीजन में चला गया, तो वो सब डिवीजन अपनी अपनी प्रोडक्ट बनाने पे लग गए। उस पॉइंट से ऑनवर्ड जहाँ पे सीख कबाब वाले अपना जो कुछ भी करेंगे उस पर जो भी उनका खर्च वगैरह आएगा वो सेपरेबल कॉस्ट है। यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो आपका पॉइंट है कि जहाँ से प्रोडक्ट डिवाइड हो जाता है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मैंने K&N की एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आगे मजीद इससे रिलेटेड बहुत एग्जांपल्स अभी आ रही हैं, तो उसमें वेरियस इंडस्ट्रीज को जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जो भी कॉस्ट हो रही है वो जॉइंट कॉस्ट है, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो आपकी
सेपरेबल कॉस्ट है। तो जैसे चिकन का गोश्त इकट्ठा करने तक जितना खर्चा K&N वाले कर रहे हैं वो जॉइंट कॉस्ट है। उसके बाद जब वो चिकन स्प्लिट होकर डिवाइड हो गया, अब हर डिवीजन जो भी चीज़ बना रहा है अपने डिवीजन में, जो भी वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो सेपरेबल कॉस्ट है। सो ये अब आपका अब आप मतलब इसमें आपको बताता चलूँ कि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसमें मैं जितनी भी फॉर्मल टॉक करूँगा उसमें मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाऊँगा उसको मैं रिकॉर्डिंग को, ताकि फाइल साइज बहुत बड़ा ना हो जाए। सो लेट अस नाउ फॉर्मली स्टार्ट टॉक अबाउट दिस। As we were discussing, that the joint cost is the cost that has been incurred by a company till the point their product reaches that point is termed as joint cost. And similarly, the separable cost is the cost what has been incurred after the products have been divided or spread into various divisions for further processing. Let us look at all these 5 concepts one by one. So joint, the cost of a production process that yields multiple products simultaneously. Split of point is the point or the juncture in a joint production when 2 or more products become separately identifiable. So from the point where the products, 2 or more products become identifiable or divides into various divisions or segments is called as split of point. Similarly, the separable cost, as I have is all the costs, whether related to manufacturing, marketing, distribution, whatever, incurred beyond the split of point. Beyond the point after the products have been split off into multiple products. All those costs that have been incurred after split of points are called as or assigned as or identified as separable costs. Then comes the concept of joint products. So joint products, when a joint production process yields 2 or more products with high total sales volume compared with the total sales products, if any, those products are called as joint products. As we were talking about this, in case of K&Ns, the intention of K&N is to get the chicken, the meat of the chicken. That meat of the chicken is used to make so many products. Everybody knows the variety of K&N's type of the companies. So all those products will be termed as joint products because the idea was to get all those products from chicken. So the chicken was the main product. With that main product, they have produced variety of products, and those variety of products were actually intended to be produced and were eventually packed and sent to the market and kept in the refrigerators and sold are all joint products. And then something is produced what cannot be termed as joint product, what is the byproduct, what has been produced by default. Like in case of K&N's type industry, the head of the chicken, the paws of the chicken, जिसको हम पंजा बोलते हैं, and chicken, and the intestines of the chicken, all these things are also sold at a very nominal price. And the business of the K&N's is not to produce these products, the wastages or the residues of the chicken products. So these are again sold in the market at a very nominal price. So we call these products byproducts. So generally speaking, the byproducts are all those products what are actually not being intended to be produced, but these are produced by default as the results. So these type of products are called as byproducts. So the product of a joint production process that have low total sales value of the main product or the joint products are called byproducts. अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पॉज करके आपको एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ। देखें कि आप जैसा शुगर केन इंडस्ट्री की अगर आप एग्जांपल लें ना, तो शुगर केन इंडस्ट्री में क्या होता है, उनका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, गन्ना। गन्ने को सबसे पहले क्रश किया जाता है और उसको जब क्रश करते हैं तो उसमें से आपके पास जो चीज़ आती है वो मोलासेस, जिसको आप शीरा भी बोलते हैं, लिक्विड होता है वो आपका, ठीक है, जूस, जिसका गन्ने का जूस जिसको बोल सकते हैं। आपको पता है कि आप उस मोलासेस से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनती हैं, मेनली उससे चीनी भी बनती है, उससे गुड़ भी बनता है, और उससे ये आप केमिकल जो ये स्पिरिट टाइप जो केमिकल होता है वो भी वहाँ से आप उसमें से ले रहे होते हैं। इस किस्म के कुछ केमिकल उसमें से आपको मिलते हैं जो आपके आगे मेडिसिन में यूज़ होते हैं या और बहुत सारे पर्पसेस में।
तो चीनी और गुड़ का तो खैर सबको पता ही होता है कि ज़ाहिर है वो गन्ने से निकल रहा है। तो ये सारे मेन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि पर्पज़ ये होता है कि यार ये चीज़ें इसमें से हमें निकालनी है, तो ये इनको जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन एक होता है आपका, देखें जब आपका ये गन्ने को क्रश करने के बाद जब आप ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो गन्ने का जितना भी छिलका होता है वो एक बहुत बड़ी बल्क प्रिपेयर हो जाती है आपके पास गन्ने के छिलके के फॉर्म में। वो छिलका भी जो होता है वो भी, उसकी भी एक मार्केट वैल्यू है। शुगर इंडस्ट्री का मेन इंटेंशन वो छिलका नहीं था, मेन पर्पज़ ये था कि उस गन्ने से चीनी प्राइमरीली यूज़ निकाली जाए, गुड़ निकाला जाए, और इस किस्म की जो चीज़ें भी उसमें से निकल सकते हैं। आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि उसमें से और क्या कुछ निकल आता है। बहरहाल उसमें होता ये है कि फिर साथ जो छिलका आपके पास आ जाता है, वो इवन वो छिलका भी बिक जाता है, क्योंकि वो यूज़ होता है बाज़ फर्टिलाइज़र्स में, बाज़ उसकी मेडिसिन वगैरह में भी शायद उसकी यूज़ है, और पोल्ट्री फीड वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म की जो ये जानवरों की खुराकें होती हैं उसके अंदर भी वो यूज़ होता है। वो भी बोरियाँ की बोरियाँ भर के बिक जाता है। इसी तरह अगर मैं आपको एक और ज़्यादा बहुत ही क्रूड एग्जांपल दूँ ना, बहुत ही क्रूड एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ, तो अगर आप सपोज़ अगर आपका एक डेयरी फार्म है, फार्म में आपने बहुत सारी गाय भैंसें पाली हुई हैं, तो वो सारा जो भी आप एक्सपेंस वहाँ पर कर रहे होते हैं, वो सारी जॉइंट कॉस्ट होती है, और उसके बाद फिर आपके पास दूध आ जाता है। अब वो जो है वो आपकी मेन प्रोडक्ट है। अब उस दूध के मेन प्रोडक्ट से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। जिस तरह अगर आप नेस्ले की कंपनी की बात करें, तो उस दूध से वो योगर्ट बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, स्किम मिल्क बनाते हैं, और ये मिल्क मतलब मिल्क जूस, मिल्क के बच्चों के जो मिल्क के ये जो जूसेस टाइप होते हैं, शेक्स टाइप, बनाना मिल्क और फ्लावर मिल्क, बेशुमार प्रोडक्ट्स वो बना रहे होते हैं। तो मेन प्रोडक्ट उनका मिल्क है, उस मिल्क से आगे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वो सारी उनकी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स भी उनके पास प्रोड्यूस हो जाती हैं। इस केस में अब आप ये देखें कि जिस तरह आप जब आप ये सारा मतलब दूध में से आप ये सब चीज़ें निकाल लेते, तो उसके बाद उसमें इसमें बाय प्रोडक्ट की एग्जांपल कोई ज़हन में अगर आपके आ रही हो तो आप बताइएगा। अभी मैं फ़िलहाल तो खुद ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह डेयरी फार्म के केस में आपके पास ये जिस तरह ये इनकी वेस्टेजेस वगैरह होती है ना, जानवरों की जो वेस्टेज वगैरह होती है, जो सेक्रीशन हम मतलब आम अल्फाज में इसको गोबर बोलते हैं, या मज़ीद कोई भी लफ्ज़ इसके लिए यूज़ करते होंगे। तो ये जो वेस्टेजेस और सेक्रीशंस वगैरह जो होती है, इनकी भी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होती है, ये भी बिक जाती है। क्योंकि जब आप नर्सरीज़ पे जाते हैं ना, आप उनको कहते हैं कि जी हमें लॉन के लिए खाद चाहिए, तो वो 100-200 रुपए की बोरी दे रहे होते हैं। ये वो भरी हुई बड़ी सी माली लेके आता है या आप लेके आते हैं, उसके बाद आप उसको लॉन में डाल देते हैं, तो जिससे वो फर्टिलाइजेशन का काम वो करती है। तो कहने का मकसद ये कि अगर डेयरी फार्म वालों का या बुचरी वालों का बिज़नेस ये तो नहीं था कि वो खाद के लिए मतलब कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, लेकिन वो उनका बाय प्रोडक्ट है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ड्यू टू द नेचर ऑफ द ऑपरेशंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। तो अमूमन जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट इस तरह किया जाता है कि जॉइंट प्रोडक्ट आपकी सारी वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपकी मेन प्रोडक्ट्स होती हैं। पर्पस ऑफ बिजनेस वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है। बाय प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स लेट मी सी कि इसमें अगली स्लाइड में क्या है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अब रुकता हूँ। रिकॉर्डिंग मेरी ऑलरेडी बहुत लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और मैं आपके वेलकम करता हूँ। कोई क्वेश्चन या सजेशन या अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है, जी वन बाय वन आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई भी। सर एक छोटी सी चीज़ पूछनी थी कि अगर जैसे आपने बताया कि जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं वो जब तक सेपरेशन पॉइंट नहीं आता तब तक वो जॉइंट प्रोडक्ट्स ही हैं, और जहाँ पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट आएगा वहाँ पे वो फिर मतलब अपनी कॉस्ट को डील करेंगे। तो सर ये जो इससे बाय प्रोडक्ट निकलती है तब तक हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए हैं, शाने में गलती रह गई हो। मैं आपको बताता हूँ, आप म्यूट ज़रा पहले हो जाए। अच्छा, अब देखिए जॉइंट प्रोडक्ट्स का तो वर्ड यूज़ होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा ही, ठीक है। जब तक स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं आया, उस वक्त तक जॉइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही नहीं। उस वक्त तक वो एक मेन प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको K&N की एग्जांपल दी है ना, K&N की एग्जांपल में अंडे निकलने से लेकर चिकन के स्लॉटर होने तक, जब तक चिकन ज़िबा हो के उसका गोश्त मतलब पर शर उतर नहीं गए, पंजे शंजे उतर नहीं गए, तब तक उस सब का सब एक मेन ही प्रोडक्ट है चिकन। स्प्लिट ऑफ पॉइंट अब आया और उनके पास तकरीबन सपोज कर लें कि किलोग्राम का एक बैच का चिकन रेडी हो गया स्लॉटर होके। अभी तक ये मेन प्रोडक्ट है, अभी ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ से स्प्लिट हो गया, उन्होंने 20,000 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम नगेट्स डिपार्टमेंट को भेज दिया। वो जो 5,000 किलो डिपार्टमेंट को भेजा गया वो जॉइंट प्रोडक्ट ए है, ठीक है, प्रोडक्ट नंबर ए है वो।
5000 किलो उन्होंने आप डिपार्टमेंट को भिजवा दिया, वो प्रोडक्ट नंबर बी बन गया, उसके ऊपर टैग लग जाएगा प्रोडक्ट बी या सिंपली सीख कबाब या जो भी उसकी कोडिंग है। 2000 किलोग्राम उन्होंने चिकन बोनलेस डिपार्टमेंट को भिजवा दिया, वो प्रोडक्ट सी है। तो जब तक चिकन स्लॉटर होके उसका गोश्त बन रहा है, वो जॉइंट प्रोडक्ट्स नहीं है अभी, वो एक ही प्रोडक्ट है और उसके ऊपर जितनी कॉस्ट हो रही है वो सारी जॉइंट कॉस्ट है। जहाँ से स्प्लिट ऑफ होके वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में चला गया, वो प्रोडक्ट ए बी सी डी बन गया। आगे अब जो कॉस्ट होगी वो उनकी अपनी अपनी कॉस्ट है, उसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ डेयरी फार्म से, कि डेयरी फार्म में अगर आपने 20 काउज रखी हैं, ऑस्ट्रेलियन काउज, उनकी पैदाइश से लेके उबाल तक, उनके बड़े होने तक, उनके खाने पीने से लेके, उनके रहने से लेके, उनकी दवाइयों से लेके, सारी कॉस्ट जो है वो जॉइंट कॉस्ट है। और अभी जब आपने सपोज आपने 10,000 लीटर दूध, सपोज कर लें 10,000 लीटर दूध उनसे 1000 लीटर कर लें, 10,000 ज़्यादा हो गया, 1000 लीटर दूध से जितनी भी आपके पास कॉस्ट थी, आपने 1000 लीटर दूध जो है वो फर्स्ट डे में एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। 1000 लीटर दूध जो है वो आपका अभी मेन प्रोडक्ट है, अभी वो मेन प्रोडक्ट है, अभी वो जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है। और ये 1000 लीटर दूध निकालने तक गाय की पैदाइश से लेके अभी तक जितना खर्चा हो रहा है फर्क का जॉइंट कॉस्ट है, सही है। अब वो जब 1000 लीटर दूध आ गया तो आपके पास सपोज आपने आगे 3 डिवीजन्स बनाए हुए हैं कि आप दूध भी बेचते हैं, मक्खन भी बना के बेचते हैं और अब दही भी बना के बेचते हैं। तो आपने वो 1000 लीटर दूध में से 400 लीटर दूध डिवीजन ए को भेज दिया कि जी आप इस दूध को पैक करके लोगों के घरों में। एक दूसरा डिवीजन है जहाँ पे आपने 300 लीटर दूध भेज दिया कि इसका आपने मक्खन बनाना है और मक्खन बेचना है। और एक तीसरा डिवीजन है उसको आपने रिमेनिंग भेज दिया जिसका काम है कि इसको दही बना के पैक करके दही की फॉर्म में बेचना है। तो जहाँ से स्प्लिट ऑफ हुआ दूध, अब ये जॉइंट प्रोडक्ट्स बन गए। प्रोडक्ट ए का नाम है रॉ मिल्क, प्रोडक्ट बी का नाम है योगर्ट, सी का नाम है बटर, लेकिन तीनों बन किससे रहे हैं? दूध से ही बन रहे हैं। तो दूध वाज द मेन प्रोडक्ट। तो जब आप हासिल कर रहे हैं वो मेन प्रोडक्ट है और उसके ऊपर जो कॉस्ट को दूध हासिल करने तक जो खर्चा हो गया उसमें से कितनी कॉस्ट बटर को चार्ज की जाए, कितनी कॉस्ट मिल्क को चार्ज की जाए, कितनी कॉस्ट योगर्ट को चार्ज की जाए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट टुडे। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम? सर जी यही वाला था कि वो एट दैट टाइम स्प्लिट जो पॉइंट होता है आपका स्प्लिट पॉइंट जो है उससे पहले की कॉस्ट की प्रोपोर्शन क्या रखेंगे, और वो बस यही क्वेश्चन था। वो आपने आगे पढ़ाना है, ये मैंने पढ़ाना है, ये भी आगे पढ़ना है हमने, ये भी मैंने, यही तो आज हमारा टॉपिक ही यही है। इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन ही यही है, जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये चैप्टर ही यही है। ठीक हो गया सर, ठीक। अभी हम उस तरफ चल रहे हैं। मैं अभी अज्यूमिंग अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों को म्यूट करके फिर अपने अब मैं ले आई चले रख दे। ओके जी, अच्छा जी। Now you can see the example from dairy industry is coming. Raw milk is the main product. It is not joint product. Whatever has been incurred by a dairy farm point, they get raw milk, is called as joint cost. The cost of raw milk, whatever cost, the fodder of the cattle, the medicine of the cattle, the take care of the so on, whatever has been incurred to get the raw milk is the joint cost, and the raw milk is the main product or the main ingredient or the main raw material, whatever you say. And we get different products from this raw milk. So these three different products are joint products: liquid milk and skim milk. Skim milk is the milk from which fats have been extracted. So well, yeah, fats conscious people normally used to take or drink skim milk. Okay, so I repeat, raw milk is the main product. It is not a joint product. It is the main product or the main raw material. Say, in case of any other company, here it is definitely the main product. And out of it, you can get three different products: cream, liquid, and skim milk. All these three products are joint products. Now the problem is that if someone has spent $10,000 to get a specific amount of raw material, I repeat, suppose a company has spent $10,000 to get a specific amount of raw milk, and then that raw milk was equally distributed, suppose equally distributed in these three divisions. One third was given to this and one third was given to this to make cream, liquid, and skim milk. So the easiest way to cost
what has been spent by the company to get the raw milk. The easiest way is to divide the three costs equally to these three divisions, like 1/3 of the cost to be given to cream, 1/3 of the cost to be given to liquid, and 1/3 of the cost to be given to skim milk. Or for example, after spending $10,000, suppose you get 10,000 liter of milk. Suppose, to make it simple, you spend $10,000 and you get 10,000 liter of milk. So suppose 5,000 liter of milk is given to this division, liquid milk. Out of 10,000 liter, 5,000 is given to this, remaining 20 to cream and 2,500 to skim. So again, you can divide the total like this. The $5,000 cost should be allocated to this, $2,500 cost should be allocated to this, or $2,500 cost should be allocated to this. This is the cost allocation, because whatever you have incurred before, this is the split of point where I have kept my cursor. This is the split of point. Whatever has been incurred before the split of point, those dollars be divided among all 3, 4, 5, 7 products, whatever are given. So there are 4 different methods to divide that cost beyond. This is the concept we have to study in this chapter. Okay, how that joint cost have to be divided among the departments, because after the split of point, I repeat, after the split of point, whatever will be incurred is separately. Suppose this was the split of point and 2,500 liters of milk was given to cream department, and now cream department is doing some processes, adding some weight or whatever processing they are doing it, they are spending some money onto the milk to convert it into cream. So that is a separately identifiable cost. There is no confusion that of converting the raw milk into the cream cannot be charged to this department. The cost of packing the raw material into liquid milk, that cost of packaging cannot be charged to skim milk, because after split of points, whatever has been incurred is already identifiable to the same to the product. The confusion is just about how to allocate this cost, what has been incurred before split of point. This is the content of this chapter number 16. You only have to learn how common costs are allocated, common costs or the joint cost. In case of chapter number 14, we use the word common cost for the company what are having 4 or 5 divisions. Here the same concept is used with a different word, joint cost. The word concept is same. The common cost is now replaced with joint cost. So in this chapter we will be learning how joint costs are allocated among products. This is another example from mineral industry. Coal is extracted from mines. That coal is then used to make gas, benzene and tar, 3 different resources. So definitely this is the split of point. Beyond before this split of point, company might have spent a lot of dollars, a very amount of dollars to get coal extracted from the mines. After the coal have been extracted, it has been divided into 3 divisions. One division was asked to produce gas from it, the other given some coal to make benzene from it, and the third division was given some coal to make tar from it, and to be used for construction or these like purposes, whatever it is being used for. So the same concept you can use for dairy industry, for poultry industry, for mineral industry, and for a lot of other industries. For textile industry, the common input is the cotton. So dealing with these different examples in upcoming examples and exercises and problems. This is what we have already discussed. Okay, what is the difference between joint products and byproducts? So what we have already discussed is now given in diagrammatic way. Like main products are having high sales value, byproducts are having low sales value. So if sales value is moving toward lower values, the product is termed as byproduct. If sales value is moving towards higher levels, so are termed as joint products. What I mean to say, primarily the concept joint products. Whenever you are getting more than 2 products from one single production process, those all products are joint products. Out of those joint products, if there is something that has been produced by default and has very low economic value, that is termed as a byproduct. The companies do not term it as a joint product because the treatment is different. That treatment we will be learning in
and that byproducts do not need to be formally treated and brought into the books of accounts and income statement or balance sheet. Simply what companies does, like in case of K&N's industry, whatever amount they get by selling the byproducts like feathers or like wings or like claws of the chicken or like head of the chicken, these are the byproducts of the K&N's type of industry. So whatever amount they get by selling is simply deducted from the joint cost of the production. So joint cost of production is reduced by the amount of revenues received by selling the byproducts, and in this way byproducts are wiped out from the books of accounts. There is no formal reflection in income statement or in balance sheet. Simply the sales revenue of the byproduct is taken as a deduction from the joint cost of the production. So this is the concept of joint products and byproducts, and then comes why joint cost should be allocated to individual products. I am रिकॉर्डिंग मैंने पॉज कर दी है इसलिए कि अभी हमारा सेशन जो 3 मिनट का प्रॉबेबली रह गया, तो हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर एंड कर देते हैं और हम अगले सेशन की रिकॉर्डिंग से यू कैन टेक 15 मिनट्स ब्रेक, और हम इस 15 मिनट्स की ब्रेक के बाद सेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अभी आप अगर कोई क्वेश्चन 3-3.5 मिनट हमारे पास है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। उसामा प्लीज़। यस सर ये पूछना था कि अगर बाय डिफॉल्ट जो उनसे बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी मेन प्रोडक्ट, देखिए हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, बस ठीक है समझ आ गया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपकी देखिए इतनी की बात ये भी है ना इसमें कि अगर आपके जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें से कुछ ऐसी प्रोडक्ट आपने कहा कि वो बाय प्रोडक्ट है लेकिन उसकी सेल्स वैल्यू ज़्यादा है, तो जब सेल्स वैल्यू ज़्यादा होती है ना तो अंडरस्टूड होता है कि फिर बिजनेस को पता होता है कि यार ये कीमती चीज़ है, अच्छा होती है कि यार ये निकले। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो कह रहे हैं कि यार ये हमारी इंटेंशन तो नहीं है इसको प्रोड्यूस करना, लेकिन ये बस हमारी किस्मत ख़राब है कि ये साथ काम का ये भी आ जाती है। मैंने आपको अभी डेयरी इंडस्ट्री की बात की थी कि जिसमें आपके पास फर्टिलाइजेशन के लिए सिक्रीशंस आ जाती हैं, उनका जो स्टूल पास करते हैं जानवर, अब जाहिर है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्योंकि बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है, तो वो पहले से ही पता होता है। ऐसी बात नहीं होती कि आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं और आपको एक ऐसी चीज़ आ गई है एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्सेज कि आप कोयला एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे और कोयला एक्सट्रैक्ट करने में वहाँ से कुछ हीरे निकल आए, तो जाहिर है वो तो आपकी बाय प्रोडक्ट ना। तो बहरहाल अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी जो इंटेंशन थी वो कुछ ABC प्रोड्यूस करना थी और बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट D प्रोड्यूस हो गई जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, तो डेफिनेटली उसको आप बाय प्रोडक्ट ट्रीट नहीं करेंगे, उसको आप जॉइंट प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे। क्लियर कर दूं कि ये कंपनीज के अपने डिस्क्रिप्शन पे होता है, ये कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आपने इसको जॉइंट प्रोडक्ट कहना है और इसको बाय प्रोडक्ट कहना है। कंपनी के डिस्क्रिप्शन वो किसी प्रोडक्ट को जॉइंट कंसिडर करना चाह रही हैं तो जॉइंट कंसिडर कर लें, और अगर किसी को वो बाय प्रोडक्ट करनी तो उसको बाय प्रोडक्ट कंसिडर कर लें। जनरल रूल ये होता है कि यार अगर तो इकोनॉमिक वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है और अगर आपका मेन पर्पस वो चीज़ प्रोड्यूस करना नहीं था, जैसे मेन पर्पस ये नहीं था कि उनके पास पर आ जाए, उनके पास पंजे आ जाए, उनके पास मुर्गी की सिरी आ जाए या मुर्गी की जिस तरह अभी गाय की एग्जांपल दूँ ना, तो जो लोग मीट वन कंपनी की अगर बात करूँ जो बकरे में और गाय के गोश्त में डील करते हैं K&N's की, तो मीट वन कंपनी का जो टारगेट है वो गोश्त हासिल करना है, रान का गोश्त और बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त और कीमा और पार्चे और वगैरह वगैरह, सो मैनी थिंग्स दे मेक। अब जो गाय को जब वो ज़िबा करते हैं तो उसके जो पेट में से जो अलाइशें निकलती हैं ना, वो अलाइशें जो हैं वो पूरा सेट जो है, यानी मुझे याद नहीं रहा लेकिन वो मतलब मेरा दोस्त था उसका ये बिजनेस था, ये सब चीज़ें चाइना चली जाती हैं ना, गाय की लाइशें निकलती हैं जिसको हम कुर्बानी में वेस्टेज कर देते हैं, ये सब चीज़ें बिक जाती हैं, चाइना जाती हैं और उसमें इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है वेरियस मेडिसिन बनाने के लिए, और सबसे ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ होती हैं नालो और कैंडीज़ और लॉलीपॉप्स और इस किस्म की चीज़ें बनाने के लिए। उनको जो जेल चाहिए होती है वो हड्डियों के अंदर से निकाल लेते हैं, ये जो टूटी फूटी जो हड्डियाँ वेस्ट कर देते हैं उसमें से वो निकाल लेते हैं, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स गाय की वेस्टेजेस में से जिससे मोस्टली हम ये मज़े की चीज़ें खा रहे होते हैं, स्पेशली बच्चे जो खा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखें मीट वन टाइप इंडस्ट्री का मकसद ये नहीं होता कि उनको गाय की अलाइशें मिले उसको वो बाय प्रोडक्ट हो जाती है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कंपनी खुद देख लेती है कि अगर कोई चीज़ सिग्निफिकेंट वैल्यू की है तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट करके उसको इज्जत से इनकम शीट में लाते हैं, और अगर उनको लगे कि यार ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है और हमारा मकसद इसको तो प्रोड्यूस करना नहीं था, तो वो उस अकाउंट्स में से वाइप आउट कर देते हैं। वाइप आउट कैसे करते हैं कि बस बाय प्रोडक्ट अगर आपकी 10,000 रुपये की बिक गई है ना और आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट जो थी वो 2 लाख थी,
कर देते हैं। लाइक अगर आपकी एक कंपनी है, उसने 20 लाख रुपया लगा के प्रोडक्शन की और उसमें उनके पास 5 प्रोडक्ट्स आई, जिसमें से 5वीं प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल एक नॉमिनल प्राइस की है और वो सपोज़ बिक गई है, तो वो उसको तो 50,000 का बेच के बस वो कहेंगे यार मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स आई हैं और उनकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 19.5 लाख है। यानी वो 20 लाख की प्रोडक्शन कॉस्ट, 50,000 का वो जो रेवेन्यू जो कि बाय प्रोडक्ट को बेच के मिला था, उसको वो माइनस कर देते हैं और रिमेनिंग 19.5 लाख को वो बाकी के 4 जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का, जिसको अब हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट फॉर्मली। सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव, एक मिनट होल्ड ऑन दैट, let me start recording. So the third learning objective of this chapter is to explain why joint cost should be allocated to individual products. The answer is very simple. If we go back to the previous slides where we were above data, if the company has spent some dollars to get the raw milk, so that cost of raw milk must be allocated among cream, liquid and skim, because ultimately we want to know the profitability of these 3 products, for which we will be taking sales revenue of the products, we will be subtracting the cost of the products. So once we will be subtracting the cost of the products, first we have to allocate or divide or distribute the joint cost among these 3. So that is one of the prime reason why joint costs must be allocated. So to compute inventory and cost of goods sold, to determine cost reimbursement contracts, for insurance settlement claims, for rate regulation, for litigation purposes. This means कि for rate regulation means कि in order to sell of yogurt, milk, butter, cheese, cream, you must know the cost of producing these products. So to know the cost of this, you must first allocate the joint cost. Similarly, for insurance settlement computation, sometimes your products are insured, and you have got an insurance of your joint products, whatever you are producing. From suppose in case of dairy industry, your whole milk is insured product, and out of that milk, suppose 10,000 liter of milk gets spoiled due to some beyond control thing, for which you go to the insurance company and put up the claim for against that milk that has to be used for making suppose yogurt. So the insurance company will be asking about what was the cost of this yogurt has been spoiled, that the milk that has been used to make yogurt. Insurance settlement claim, again you need to first allocate the joint cost, and then it is determined cost reimbursement under contracts. So sometimes you get payments under contracts with various parties. For example, sometimes in case of the sometimes government is providing you subsidy on whatever you are producing at some certain percentage. Government is trying to give you some subsidy for that. In that case, again you need to calculate the joint cost allocated to it. And sometimes for litigation purposes, for some legal matters, you need to know what is the cost of that product that has been involved in some investigation or what. So allocate joint cost using 4 different methods. This is actually the content of this chapter. Before we were just trying to build up a foundation for this chapter number 16, joint and byproduct cost allocation decisions, physical Mayer approach. Overall, there are 4 methods, and all those 4 methods fall under these 2 approaches. 3 methods fall under approach 1, and 1 method fall under approach. Overall, there are 4 methods. Let us look at these one by one. Approach 1, which is market-based method, involves 3 methods: sales value method, estimated net realizable value method, constant gross margin percentage NRV method. These are the 3 methods what falls under approach 1. I will be teaching you and explain the first 2, sales value at split off method and estimated net realizable value method. Will not be teaching because of the time constraints. This is your self-study content, constant gross margin percentage NRV method. The third and second are, there is a very nominal difference between these second and third 2 methods. I will be teaching you only first sales value shown in the red box, and the second in the green box, estimated net realizable value. This third method you will be learning yourself from your books, and this third method will not be included in any of your quiz, in any of your assignments, or in any of your examination material. But you have to learn it yourself. I will be just teaching you these 2 from market-based data. So out of 4, I will be teaching 2 from here and 1 from the physical Mayer method. This is not as such
included for your examination or evaluation purposes. You will be reading and learning it yourself. So let's go to the sales value at split of. For that method, we are given with one very simple example. Please pay concentration. Farmers dairy purchases raw milk from individual farms and processes it until the split of point, when two products, cream and liquid skim, emerge. These two products are sold to an independent company which markets and distributes them to supermarkets and other retail outlets. In May 2012, Farmer Dairy processes 110,000 gallons of raw milk. During processing, 10,000 gallons are lost due to evaporation and spillage, yielding 25,000 gallons of cream and 75,000 gallons of liquid skim. The summary data is given in the next slide. You see, the important thing is the company has purchased and processed 110,000 gallons. Now, they're actually having cattle at their farms. They're simply buying raw milk from some milkman and then processing and selling it to the retail outlets or shopping malls. So 110,000 gallons of raw milk were purchased and processed. 10,000 gallons were lost due to evaporation and spillage. Ultimate output was 25,000 gallons of cream and 75,000 gallons of liquid milk. So let's see the next slide. Now this is the cost data given in the example. Look at this, that 110,000 gallons of raw milk were purchased and processed till split of point, and $400,000 have been incurred. After spending this $400,000, the company got two products, cream and liquid skim, means a fat-free milk. So cream and liquid skim is the two products what they have got from spending $400,000 on 110,000 gallons of raw milk. So what happened? They got 25,000 gallons of cream, 75,000 gallons of skim milk. Of this 25,000 gallons, 20,000 gallons have been sold in May, 5 lying in ending inventory. Of this 75,000 gallons produced, 30,000 gallons have been sold, 45,000 gallons have been lying in ending inventory. So we all know that this ending inventory will be shown in balance sheet. This sales volume will be shown in income statement. Income statement will be reflecting 20,000 and 30,000 gallons. These gallons have been sold. Balance sheet in the ending inventory will be showing 5,000 and 45,000 gallons. And overall total production is 25 and 75. You can see the total of 20 and 5 is 25, and the total of 30 and 45 is 5. 1 gallon of cream is sold at $8. 1 gallon of skim milk is sold at $4. This is all the data given in the question. Now let's go to the solution. Going to the solution, the same story is given to you to explain by the help of this diagram. You can see in this diagram that raw milk of 110,000 gallons have been purchased and processed, spending $400,000. So this is the joint cost. From this point, the product is set and 25,000 gallons of cream have been produced, 75,000 gallons of skim milk have been produced. So let us see what else is given. Now I request you to please just focus on this upper segment. Do not start reading this panel B. You will be feeling. Just focus on this white block where my cursor is moving. Just focus on this block. We try to learn what is sales value at split of method. It looks like that it is very lengthy thing. No, it is not, because this is showing all the working. So that's why it appears to be a lengthy solution, but actually this exercise and these images have been taken from your textbook, and in your textbook this example is explained the way I am explaining you. So sales value at split of method asks you first of all to calculate sales value of total production at split of point. Sales value at split of point. I'm going back to the previous slide. Before we start this method, very carefully listen to me and clear one thing, that there are two concepts what you will be dealing in this chapter: sales value and sales revenue. Sales revenue is the term that is used in income statements, and that is associated to
the numbers that have been sold multiplied by price. This company has sold 20,000 gallons at the rate of $8. 20,000 multiplied by is $160,000. This is sales revenue. What the company has earned. What the company has earned by selling. And other new sales value. Sales value is explained as the total value of your production. The company has produced 25,000 of cream. These 25,000 gallons of cream has a market value of per gallon, which makes it $200,000. So this is the sales value of the production, and this is the sales revenue. So there are two different concepts, sales value and sales revenue. Note one thing, that this slide is saying sales value of total production. Ever you have produced, what is the sales value of that production at split of point? So you have produced 25,000 gallons of cream and it sold at $8 per gallon, so it becomes $200,000. You have produced 75,000 gallons and 1 gallon can be sold at per gallon, so this becomes $300,000. Once we add this 200,000 with 300,000, we get 500 total sales value. Total sales value means whatever total stock is available, at how much price it can be sold. At how much price it can be sold, or in other words, total market value of your completed production. This is the concept value at split of point. Now you see, if we look at these two figures, 200,000 and 300,000, the total is 500,000. We can, out of the total market value of our stock, 40% is cream and 60% is skim milk. How these percentages are calculated? 2 by 3 by 5, common zeros omitted. 2 by 5, 3 by 5. This is the same concept we were using in chapter number. So 2 by 5 is 40%, 3 by 5 is 60%. In this line, this working is also given for your ready reference. So now how this 40% and 60% will be used, that the joint cost, I'm showing you the previous slide again, hold on. Sorry, look at this. This was the joint cost, $400,000 that has been incurred to get this cream and skim milk. So this $400,000 is in these two products at this rate. 40% allocated to cream, 60% allocated to skim milk. So these percentages are actually percentage of final sales value of the total production. So final sales value of the total production means the value of whatever you have produced at can be sold. This is not sales revenue because not all the production has been sold. So accordingly, we got to know that that $160,000 cost will be allocated to cream and $240,000 cost would be allocated to skim milk. And this, in this last line, what they have done, $160,000 is divided 1,000 gallons of cream. So the question now this box is telling that per gallon cream is costing this company 6.4. Similarly, $240,000 is divided with 75,000 gallons of skim milk that has been produced. So per gallon cost of skim milk is $3.2. This cost allocation method help us in identifying two very important things, that cream is costing us $6.4 per gallon, costing us $3.2 per gallon. After completing this slide, I will be giving you time to put up any questions or clarify any queries. Just complete me this lower half of this slide, then we will be dealing your questions. Now look at this panel B. This panel B is about product lines using sales value at split off method. This panel A was simply the allocation of joint cost, that how $400,000 will be distributed between these. I've done with it. Now we'll be making income statement for cream and liquid. Now note one thing, here the word is used revenue because income statement does not deal with sales value, sales revenue. I'm going back to the previous slide again. Look at this. This 25,000 gallons of total production, if multiplied by 8, call it sales revenue. This is sales value of total production. I repeat, 25,000 gallons multiplied by 8 will not give you sales revenue because it is the sales value of total production. But this 20,000 multiplied with 8 will give you sales revenue because the company has actually sold this. This is actually earned by the company. Similarly, 75,000 multiplied by 4 will give you sales value of the total production, but 30,000 more will give you sales revenue of the company. So now look at this income statement. Now
Here 25,000 gallons were multiplied with 8, but 20,000 gallons are multiplied with 8 because the whole 25,000 gallons have not been sold by the company. Only 20,000 gallons have been sold by the company. 1,000 sold at $8, 160,000. 30,000 gallons sold at 4 gallon, $120,000. Total sales revenue is $280,000. Now, how joint cost would be shown over here? Look at this method. The $400,000 total cost was split as in 240, brought down 160 and 240. Again, working is shown, same working, what was shown above. Okay. So this 160 and 240 is that the whole lot is not sold. Once we are making income statement of 20,000 gallons, cost of goods sold must incorporate for ending inventory. Done. They have taken total production cost from the upper schedule, from the upper half, and then deducted the ending inventory because 5,000 the company was not able to sell this, and 45,000 gallons of again skim milk the company was not able to sell it. So this ending inventory is subtracted from total production cost to calculate cost of goods sold. Now I give you the shortcut of this approach. Shortcut approach is easy. You know that sold 20,000 gallons at 8. This is given in the question. And cost of goods sold can be directly calculated as 20,000 gallons multiplied by 6.4. To calculate it in these three lines, you can calculate it directly by multiplying 20,000 gallons with 6.4 because you already know that costing you 6.4. So if you multiply 20,000 with 6.4, you will be getting the same 128,000. It is your choice. You calculate it lengthy way, like cost of production minus ending inventory, or you calculate it directly. You may not bring the ending inventory into your calculations. You directly multiply 20,000 gallons with 6.4 and 30,000 gallons with 3.2. So you can get these two figures directly, 120. Or otherwise, the long approach is you first calculate and show the total production cost, and then subtract the ending inventory because it is not yet sold. So it must be excluded from the income statement. So eventually, once you subtract cost of goods sold from your sales revenue, you get gross profit of 32,000, 24,000 for skim milk. And once you convert it into percentages, the formula you know already, gross profit divided by sales. So gross profit of 32,000 divided by sales of 160,000, you will be getting 20% gross profit margin. Workings are shown in the slides in the book. Everywhere these workings are shown, and what I am giving you is also given in your textbook. So you can see that the cream is 20% profitable. Same is the case with skim milk, it is again profitable. So overall, definitely it has to be 20%. Now I invite you for any questions and your confusions. Let me unmute you first. एक मिनट जरा मुझे देंगे प्लीज. जी दोबारा लेके चलता हूँ. ये यहाँ पर आप देखें कि आपने $4 लाख खर्च किया था. $4 लाख खर्च करके आपने बाकी लोग जो ये माइक्स को ऑफ कर दें, जरूरत नहीं है. जिन्होंने क्वेश्चन किया था इवन वो भी बाकी सब लोग मेरा आंसर जरा सुन लें. दुकान है जैनुल आबिदीन अपना माइक बेटा बंद करो. अब्दुर्रहमान अपना माइक बंद करो. जब जरूरत होगी तो उसको ऑन करके बात करके तो दोबारा फिर बेशक आप उसको ऑन कर लीजिएगा. अब्दुर्रहमान अपना माइक बंद करो. अच्छा अब्दुर्रहमान शायद स्क्रीन पे नहीं. अच्छा एनी हाउस देखिए $4 लाख आपने जो लगाए थे ना, इस $4 लाख से आपने क्या किया था कि 1,10,000 गैलन का रॉ मिल्क खरीद के और उसकी आपने कुछ जब प्रोसेसिंग की तो आपके पास 25,000 गैलन की क्रीम आ गई, 75,000 गैलन का स्किम मिल्क आ गया. अब ये $4 लाख इन दोनों में डिवाइड करना है ना, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ क्रीम और स्किम का जॉइंट कॉस्ट है. इस $4 लाख के बदले में आपको दो चीज़ें मिलनी हैं. तो जब ये दो चीज़ें मिली हैं तो इस कॉस्ट को इन दोनों में डिवाइड होना चाहिए ना. तो इसको डिवाइड करने जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड ये कहता है कि आपके पास जितनी टोटल प्रोडक्शन हुई है उसकी मार्केट वैल्यू और उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से इस $4 लाख को आपस इन दोनों में डिवाइड कर दें. तो हुआ ये कि पता चला कि हमने जो टोटल प्रोडक्शन की है ना, क्रीम की प्रोडक्शन की है वो $2 लाख की है, और जब हमने स्किम मिल्क प्रोड्यूस किया वो सारे का सारा $3 लाख का बिक सकता है. मिला के ये सामान $5 लाख का है. इससे पता चला कि 2 लाख जो है वो 40% है और 3 लाख जो है वो 5 लाख का 60% है. तो अब हम $4 लाख को डिवाइड करेंगे, उसका 40% हम क्रीम को डाल देंगे क्योंकि क्रीम का मार्केट वैल्यू 40% है.
और दूध की मार्केट वैल्यू 60% थी, तो हमने 4 लाख का 40% क्रीम को चार्ज कर दिया और उसी 4 लाख का 60% हमने चार्ज कर दिया। रेशियो हमने कहाँ से ली? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड से, कि जब आपकी टोटल प्रोडक्शन हो गई है तो उसकी आप देख लें मार्केट वैल्यू कितनी है, तो पता चला कि यार उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, तो हमने उस $4 लाख को उन दोनों में उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिवाइड कर दिया। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर स्टूडेंट? काशिफ आप क्वेश्चन करें। मोहम्मद काशिफ, आपने हैंड रेज किया हुआ है, हाथ क्वेश्चन करें। अच्छा, आई होप कि आप खेल नहीं रहे थे, कि वो हाथ तो आपने खड़ा किया हुआ था, लेकिन वो अभी चलेगा, क्वेश्चन आपका नहीं है तो फाइन। एक मिनट देखिए, शायद इनका कोई मैसेज भी है। सर काइंडली अनम्यूट, मैंने तो अनम्यूट सबको किया हुआ, एक मिनट अरे दोबारा करता हूँ। अनम्यूट जी, अनम्यूट मैंने किया हुआ है, बस अब आप खुद अपने आप को अनम्यूट करें। और काशिफ आप शायद कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे। सर मेरा क्वेश्चन काइंडली स्लाइड पीछे करेंगे। ओके जी, बताइए, इसमें या इसमें? यहाँ पे बताइए। इसी में सर देखें, यहाँ पे जायंट कास्ट तो जो 400,000 है सर, एक स्लाइड आगे। अब आगे जाएं। अच्छा एक मिनट जी, आप बताएं। तो ज्यादा सेंटर वाली जो स्लाइड है जॉइंट कास्ट वाली, इधर भी 4 लाख ही है जी सर। तो जॉइंट कास्ट तो हमने वो एलोकेट कर दी, लेकिन क्या सर उसके बाद जो डिफरेंटली जो प्रोसेस हुए उसमें कुछ फर्दर कॉस्ट हुई है, तो वो कैसे यहाँ पे उसको वहाँ पे अभी हम पहुंचे नहीं है। वो ये एग्जांपल अभी आगे कंटिन्यू होगी ना, तो उसके बाद वाली कॉस्ट तक अभी हम पहुंचे नहीं है। आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं उस कंटेंट जहाँ तक अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, तो आप थोड़ी देर रुक जाएं। अकील क्या नहीं सर, पूछना ये है कि जॉइंट कास्ट को ये जो आगे एलोकेट कर रहा है, जैसे इसी स्लाइड पर देखें, तो पिछली सर स्लाइड खोलें इससे पीछे, तो यहाँ पर वो क्रीम और स्किम को इन दोनों के लिए वो कॉस्ट को दूसरे लफ्ज़ों में एलोकेट कर रहा है सर। तो वो क्वेश्चन में खुद ये सारा कुछ बताएगा या हमने खुद से एक जजमेंट या अंदाजा करना है इस चीज़ का? नहीं, ये सब कुछ क्वेश्चंस में गिवन होता है। आपको सिर्फ वो ये कहेगा कि सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड यूज करके इसको लोकेट कर दें। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक हो गया सर, समझ। अंदाजा नहीं आपने लगाना, आपको हर चीज़ क्लियरली बताई जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अभी पता नहीं हमारा ये सेशन मीटिंग का टाइम नहीं आ रहा होता ना, कितना रह गया भाई? 25 मिनट्स हो गए हैं जी सर। अच्छा चलो ठीक है, हम अभी है टाइम, हम उसको यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, resume recording. Okay जी, so coming back to the discussion, discussed one method, sales value at split of method. Physical measure method is the second method. It is even simpler. This is the most simple method to joint cost. Now how physical measure method is used? Just look at this data. The total production was 25,000 gallons of cream, 75,000 gallons of skim milk. The total volume was 100,000 gallons. यार पेंसिल देना। Told us that 110,000 gallons were processed. पेंसिल देना जल्दी से। was wasted. कोई दे दो, जल्दी करो। Gallons were wasted, and we got 25,000 gallons of cream and 75,000 gallons of skim milk. So eventually, the weights are 25% and 75%. How these weights are calculated? 25 by 100, 75 by 100, eliminating common, and the working is also given here in front of you. So out of the total volume of 100,000 gallons, 25% is cream, 75% is, so simply divide $400,000. 25% of $400,000 should be given to cream, 75% of $400,000 should be given to, this is another method of cost allocation. Now if you compare it with the previous slide, let me show you the previous slide. Here the criteria was different. We was $400,000, like 40% to cream, 60% to skim milk, because the criteria was sales value at split off. Sales value at, so whatever your total production is, what is the total sales value of that production? Use that value to allocate joint cost. But in this method, you do not need to use any dollar figures. You simply use the weights. 25,000 gallons out of 100,000 gallons means 25%. 75,000 gallons means 75%. So 25% of the cost is allocated to cream, 75% of the cost is allocated to skim milk, and surprisingly you see
both the products are showing similar cost. The cream is produced for $4 per gallon. Skim milk is also produced for $4 per gallon, and we all know it's a very common thing that it is not practically possible that cost of making cream and cost of making skim milk cannot be equal. If these costs are, will be buying 1 liter of cream pack in the market at the same rate at what we get the 1 liter of milk. We have now 10 minutes left, so in this example before we join in again. So I repeat that we all know that this is not practically possible that the cost of cream and cost of skim milk should be equal, because we all know that the pack of cream having only probably 100 is costing around 100 rupees, and the cost of milk for the price of the milk containing 1 liter is around 150. So definitely milk is very expensive. If you go to buy the pack of cream in the market, it is very expensive as against the cost of the pack of milk. So the producing cream cannot be equal to cost of producing milk, but this is just an example. So I'm telling you that the physical measure method just rely on physical weights. It does not consideration market value of the product. It allocate the cost on the basis of physical weight. Now, if you come down to the income statement, you can see that the first line is as given in the previous example, because there is no difference. 20,000 sold at 8, 30,000 sold at 4. The production cost of $100,000 and $300,000 has been brought down, and similarly ending inventory has been subtracted, and the shortcut approach is to use gallons and directly multiply it $4. 20,000 gallons multiply with $4, you will directly get cost of goods sold 80,000. 30,000 gallons sold at $4, you can directly get $120,000 cost of goods sold. So it is your choice. You calculate cost of goods sold through this lengthy through direct approach. So eventually you see that the cream is showing profit of $80,000 and liquid skim is showing zero profit, which means it is at its breakeven, and cream is showing profit margin of 50% with 0% margin in skim milk, and the overall profit margins are 28.6%. Very surprising. Let's go back to the previous slide. Same company, same data, same gallons, same prices, same total cost. The company is ending up with a profit of $56,000 with 32 and 24 for product wise profits. Similar data used by a different approach. The company is showing a total profit of 80,000 with no profit for skim milk and with all profit in cream % margin. Just consider for a minute, suppose that the tax rate is 50% in this economy. If tax rate is 50%, here the company needs to pay $28,000 of taxes, but both the products are showing profitable trends. And if the tax rate is 50%, here the company would need to pay $40,000 government in form of taxes with one product shown as its break-even point. So this means that the same data, same statistics, same quantitative data, same quality, same financial figures may lead you to two different results for a period. The idea is because you are spreading the cost between cost of goods sold and inventory with two different methods. So this means that these methods do matter. The company which method should they choose to allocate their joint costs to various products. So here I open the forum for your questions. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस एक मिनट में आ रहा हूँ, जरा मैं इस रिकॉर्डिंग सेशन को एंड कर दूँ. स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया और अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस ले लूँ इससे पहले हमारा ख़त्म हो. ये वाला सेशन ख़त्म होगा तो हम एक छोटी सी फिर ब्रेक ले लेंगे, 5-10 मिनट हम ज्वाइन इन करेंगे. अच्छा, क्वेश्चन के लिए मैं पहले आप अनम्यूट कर दूँ आप सबको, और आप में से शबान जो है वो पहले क्वेश्चन कर सकते हैं. जी सर, ये पूछना था कि जिस तरह अभी आपने दोनों मेथड बताए, वैल्यू मेथड और फिजिकल मेजर मेथड, इन दोनों में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें अल्टीमेटली जो था फ्रंट था और ये 50% प्रॉफिट आ रहा है. तो जो मोर फिजिबल है दोनों में से वो कौन सा होगा? अच्छा, ये इसका कोई रूल नहीं है कि मोस्ट फिजिबल कौन सा होगा, और ये ऐसा भी होगा कि हर कंपनी के केस में फिजिकल मेजर मेथड में टोटल प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा और नेट जो वैल्यू मेथड था उसमें कम आ जाएगा.
ये तो कंपनी बाय कंपनी, ईयर बाय ईयर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। देखिए कि अगर अब ये बीइंग मैनेजर आपको डिसाइड करना है। सपोज़ आपकी कंपनी कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस कर रही है कि इस वक़्त आपके लिए कैश फ्लोज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आप चाह ये रहे हैं कि हमें टैक्सेस ज़्यादा ना देने पड़े, तो आप प्राइमरीली फिर आप चले जाओगे सेल्स रेवेन्यू मेथड के ऊपर, कि वहाँ पर आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी कम शो हो रहा है और वहाँ पर आपकी जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं प्रॉफिटेबल शो हो रही हैं। लेकिन याद रखें साल आएगा ना, तो फिर अगले साल में आपका प्रॉफिट रिवर्स स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा होगा कि जिस तरह इस केस में वही था ना कि फिजिकल वायर मेथड आता है 80,000 और सेल्स रेवेन्यू मेथड शो कर रहा था 52,000 प्रोबेबली। लेकिन जब तो फिर वो सेल्स वैल्यू मेथड जो है फिर वो ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगा, फिजिकल वायर मेथड जो है फिर उस साल में कम शो करेगा, क्योंकि जो एंडिंग इन्वेंट्री आपने यहाँ पे डेफर कर दी है वो एंडिंग इन्वेंट्री फिर उस वक्त वहाँ जाकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाएगी। तो ये चीज़ें आपकी जो रूल आउट हो जाती हैं। इस स्पेसिफिक मंथ को अगर हम ले लें ना, अगर इस स्पेसिफिक मंथ को ले लें और सपोज टैक्सेशन मंथली बेसिस के ऊपर होती है, तो मे बी कि आपकी कंपनी यार नहीं, हमें उस मेथड पे जाना चाहिए जिसमें प्रॉफिट्स कम शो हो रहे हैं ताकि इस साल हमें टैक्सेस कम पे करने पड़े। बैकएंड के ऊपर आपके जो कैश फ्लोज है ना, वो कैश फ्लोज इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ अकाउंटिंग मेथड्स हैं। जिन लोगों ने ACCA वगैरह किया हुआ है या जो प्रोफेशनल स्टडीज़ में है या जो उनके साथ बैठ उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे आपके CR हैं, तो ये तमाम लोग इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि यार ये सारी नंबर गेम है। आपके पास जो कैश फ्लो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट इन दिस केस जो हम assumption लेके चल रहे हैं, सिर्फ टैक्सेस की वजह से आपके कैश फ्लोज इफेक्ट हो रहे होते हैं। अदरवाइज आपका जो रेवेन्यू आ रहा है ये सारी आपकी क्रेडिट सेल्स होंगी फॉर एग्जांपल, वो अकाउंट रिसीवेबल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आपकी जो समझ लेते हैं तो फिर इसके लिए आपको कंपनीज बहुत हायर सैलरीज के ऊपर मतलब आपको ऐसी मतलब की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट कर रहे होते हैं कि उनको पता होता है कि आप उनकी टैक्स प्लानिंग करके दे सकते हैं। कि आप देखें इस कंपनी के ऑपरेशंस तो वही थे, वही 25,000 गैलन की क्रीम थी, वही 75,000 गैलन का स्किम मिल्क था, वही प्राइस थी $8, वही प्राइस थी $4। लेकिन अब जो भी है CFO जो भी है या फाइनेंशियल मैनेजर जो भी है, अगर वो इंटेलिजेंट बंदा होगा तो उसको पता होगा कि यार मैं नंबर्स के साथ खेल सकता हूँ। मेरी मर्जी है मैं प्रॉफिट 80,000 शो करूँ, मर्जी है कि मैं प्रॉफिट को 52,000 शो करूँ। इस मर्जी को वो जब लीगली यूज करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन एनी मैल प्रैक्टिसेस, एनी फ्रॉडुलेंट एक्सेस, तो इसको अर्निंग्स मैनेजमेंट या टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। तो इस टैक्स प्लानिंग के थ्रू आप कंपनीज के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है उनको सेव करके देते हैं। ये तो एग्जाम्पल है। अगर एक कंपनी के ये 80,000 और 52,000 के फिगर्स अगर मिलियंस के हो ना, इसका मतलब है कि एक तरफ आपकी 80,000 मिलियंस की इनकम आ सकती है और एक तरफ आपकी 50 की इनकम आ सकती है। और अगर टैक्स रेट सपोज 50% चल रहा हो तो आपको एक तरफ 40,000 मिलियन टैक्स देना पड़ेगा और एक तरफ आपको सिर्फ 26,000 मिलियन टैक्स पे करना पड़ेगा। 40,000 मिलियन और 26,000 मिलियन में बहुत बड़ा फर्क है। वो जो मिलियन अब 14,000 मिलियन डॉलर जो कंपनी का आप बचाएंगे, वो आपको पता है कि टैक्सेस में ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि अगले साल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि उस अगले एक साल में 14,000 मिलियन के ऊपर कंपनी मजीद 10,000 मिलियन कमा बैठी हुई हो। ये सारी टैक्स प्लानिंग वो होती है कि जिसको आप अगर समझ लें इन चीज़ों को, तो आप कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो कोर्स है कि इसमें पढ़ाई जाती हैं कि जिसको आप यूटिलाइज करके आप यू कैन डू वंडर्स फॉर योर कंपनी इफ़ यू आर good at these things. And definitely I will repeat those students in your class who are already doing some ACCA type of things or ICMA or CA, those who have done with it or those who are working with in these type of capacities, they know very well that these things actually are the magics for the company to save a lot of things, a lot of dollar. सजाद रशीद, आप अपना क्वेश्चन पुट अप करें। आई होप मैंने पिछले क्वेश्चन को राइटली आंसर कर दिया। सजाद रशीद, आपने क्वेश्चन किया था। हमारा ये सेशन खत्म होने वाला है। दानियाल, आपका भी क्वेश्चन है। हमारा सेशन खत्म होने वाला है। हम तकरीबन 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन इन करते हैं कि हम क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद हम अगली एग्जांपल, जो तीसरी एग्जांपल आज की आखिरी एग्जांपल है, वो फिर हम उसके बाद देखेंगे इस सेशन के बाद। ठीक है, सॉरी जी, मैंने आप लोगों को
The company is because the company has now moved into the further processing of cream into condensed milk, cream into buttercream, and skim milk into condensed milk, so that profitability really changed. Here I will be taking a stop. I won't be moving ahead. The rest of the slides we will be discussing inshallah in our next week class. In our we will be 3 or 4 slides have been left over. That will take hardly 5 minutes. Major portion of the chapter has already been covered. इसके एंड के ऊपर मैंने 5 चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज और प्रॉब्लम्स बता दिए हैं। वो 5 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं, लेकिन आप उसमें ये ख्याल करेंगे कि उन 5 क्वेश्चंस में अगर कहीं पे भी वो चौथा मेथड आ जाए जो मैंने आपको, उसको आप बेशक स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो चौथा मेथड जो आप एग्जाम में या क्विजेज में या असाइनमेंट्स में कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन आप अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए उसको बुक में देख जरूर लीजिएगा कि एक चौथा मेथड भी अवेलेबल है और उसका क्या फ़ायदा है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा कि बाज़ कंपनीज को वो मेथड सूट कर रहा होता है। तो बुक में इन सारे मेथड्स की कम भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वीक में हम उस डिस्कशन को करेंगे भी अपने लेक्चर में भी, और अगले हफ्ते में यानी हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आपसे जो मेरी वो ये है कि अगले हफ्ते तक आप ये तीनों एग्जांपल्स को स्लाइड्स में से या बुक में से देख के एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, और जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क करवाए हैं, सोल्यूशन मैनुअल आप लोगों के पास ऑलरेडी है, आप उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगले जो क्लास में हमारा अगला संडे जो होगा, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो भी आपके कंफ्यूज होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। क्या हो सकता है कि हम उसी में से कोई क्वेश्चन हम क्लास में इसी तरह ऑनलाइन सॉल्व भी करें। और अगला वीक में जब ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाएगा तो उससे अगला वीक जो होगा उसमें इस चैप्टर का क्विज होगा, और क्विज अब की बार जो होगा वो फॉर्मल होगा, मुअल्लिम के ऊपर होगा, पे आपको उसको अटेम्प्ट करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो एमसीक्यूज टाइप होगा। डेटा बैंक में उसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, वो हर स्टूडेंट को रैंडमली 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस दे देगा। कोई क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होंगे, आपने वहाँ पर सिर्फ उसको राइट आंसर को टिक करना होगा कि आंसर ए है या बी है या सी है। वर्किंग आपने शो नहीं करनी होगी, मुअल्लिम खुद ही उसको चेक कर देगा, खुद ही ग्रेड कर देगा, और आपको बता भी देगा कि आपने इस क्विज में कितने मार्क्स ले लिए हैं। तो सारी फैसिलिटी मुअल्लिम में अवेलेबल है, उसको मैंने सीख लिया। नेक्स्ट क्विज जो आपका इस चैप्टर से होगा वो अगले वीक में नहीं होगा, उससे अगले वीक में होगा, यानी आज से 15 दिन के बाद। और अगले वीक में मैं इसी चैप्टर से आपको एक असाइनमेंट भी जिसको हम बोलते हैं उसकी भी कुछ वेटेज होगी, क्योंकि अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका ये पूरा कोर्स हमें ग्रेड करना है। तो यहाँ पर आके मैं रुक गया हूँ, अब आप लोगों को मैं अनम्यूट करने लगा हूँ। इस वाली जो आपके सामने स्लाइड है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करना चाहिए जो, और मिल्क भी खत्म हो गया, वो कंडेंस मिल्क बन चुका है। तो अब वो पुरानी प्राइसेस का तो मार्केट वैल्यू खत्म हो गया ना, वो तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रही है। और दूसरी लॉजिक इसकी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप उसमें ये देखें कि सेपरेबल कॉस्ट तो बटर क्रीम की है, क्रीम की तो कोई सेपरेबल कॉस्ट थी ही नहीं। तो जाहिर है सेपरेबल कॉस्ट जब आप लेंगे तो वो बटर क्रीम की लेंगे ना, क्रीम की तो है ही नहीं है, तो कोई सेपरेबल कॉस्ट नहीं थी, उनकी तो सिर्फ जॉइंट कॉस्ट थी। तो आपने क्या किया कि बटर क्रीम की जो मार्केट वैल्यू थी जो कि $5 लाख थी, उसमें से कॉस्ट माइनस की $2,80,000। तो पता चला कि इस प्रोडक्ट के अंदर इतना दम है कि ये $2,20,000 आपको कमा के दे रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट जो 11 लाख का बिक सको, बेचने के लिए 5,20,000 की कॉस्ट करनी पड़ती है, तो वो आपको $5,80,000 बचा के दे सकता है। लेकिन मसला ये कि भी पीछे $4 लाख की एक ऐसी कॉस्ट है जो का कॉस्ट थी, उस कॉस्ट को डिवाइड करने के लिए फिर हमने ये 2,20,000 और 5,80,000 को यूज किया एज अ फ्रैक्शन, एज अ बेस वैल्यू कि यार इस रेशो के ऊपर इस कॉस्ट को एलोकेट कर दो। क्योंकि अब क्रीम और वो जो था स्किम मिल्क था वो तो खत्म ही हो गए, उनकी तो एग्जिस्टेंस वो कन्वर्ट इनमें हो गए हैं। जब वो इनमें कन्वर्ट अब हो गए हैं तो प्राइस भी तो इनकी चलेगी ना, और सेपरेबल कॉस्ट तो है ही इनकी है। तो ये 2 रीजंस हैं कि आपको एनआरवी कैलकुलेट करने में आपको रेवेन्यू फाइनल सेल्स वैल्यू भी उस प्रोडक्ट की लेनी है जहां तक जिस प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करके बैठे हुए हैं, जो मार्केट में आप बेच सकते हैं। क्योंकि जब बटर क्रीम बन गई आई नहीं, अब आप क्रीम कैसे बेचेंगे, और सेपरेबल कॉस्ट भी तो बटर ही क्रीम की है। तो फिर इसकी एनआरवी लेके आपने जो $4 लाख था उसको 27.5% को दे दिया और 72.5% आपने कंडेंस्ड मिल्क को दे दिया। आई होप आई हैव मेड सम सेंस। अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई तो प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन, अदरवाइज वी गो टू सज्जाद रशीद। सज्जाद रशीद, अच्छा जी, सज्जाद रशीद ने शायद नहीं क्वेश्चन करना चाह रहे। अल्तमश, मैंने यहाँ से तो म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट किया हुआ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे अनम्यूट करें तो बेटा मैंने यहाँ से सबको अनम्यूट किया हुआ है, आप खुद को अपने आप को वहाँ से अनम्यूट करें। मैंने यहाँ से सबको अनम्यूट आ रहा है सर, अब हो गया। ओके, अच्छा चलें सज्जाद रशीद आप क्वेश्चन करें।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमने सेल्स वैल्यू और फिजिकल मेथड पढ़ा, उसमें सेल्स वैल्यू में हमने 1,10,000 लिया था और फिजिकल में 1,00,000 गैलन लिया था, तो वो जो एक का इफेक्ट था वो सेल्स वैल्यू में रहा ना फिर भी? नहीं लिया था, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। 1,10,000 हमने कहीं पे भी नहीं लिया, क्योंकि 1,10,000 गैलन जो थे वो जब प्रोड्यूस किए थे तो 10,000 गैलन की पहले स्पिलेज हो गई थी, वो वेस्टेज हो गई थी, आपके पास सिर्फ 1,00,000 गैलन बचा था। हमने फिजिकल मेजर मेथड में भी 1,00,000 गैलन लिया था, और जब हमने सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड किया था तो हमने 1,00,000 गैलन ही की सेल्स वैल्यू के ऊपर किया था। आप तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। ओके सर। अल्तमश खान। अल्तमश खान, योर क्वेश्चन। जी सर, म्यूट हुआ था तो इस वजह से। सर ये पिछली स्लाइड में एक क्वेश्चन है, स्टार्ट वाली स्लाइड में, थोड़ा सा जरा आप पीछे जाएं। ये सर इससे भी पीछे, और एक और पीछे सर, और एक और, ठीक है सर बस ये। सर ये इधर ये है, ये ग्रॉस मार्जिन के आगे 80,000 और ये जो जीरो आ रहा है बिल्कुल एंड में, वही स्लाइड थी सर, वही स्लाइड। ठीक है, ये जो बॉटम में बिल्कुल। सर मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये चीज, एक मिनट, अच्छा जी बताइए। जी सर, मुझे ये कि जो मतलब इसने ये जीरो यहाँ पे कैलकुलेट करके क्या मतलब, यानी कि इसने सारा 80,000 मतलब इस क्रीम वाले उसको सेक्शन को दे दिया है, वो टैक्स वाली बात आपकी मुझे, इसमें मतलब इसने जीरो कैसे कर दिया? थोड़ा सा हाँ, सिंपली हुआ ये है कि जब आपने ये मेथड यूज किया ना, तो इस मेथड ने कह दिया कि जी 1 गैलन क्रीम का भी $4 में बनेगा और $1 लिक्विड स्किम का भी $4 में बनेगा। अब मसला ये कि ये 120 हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट प्राइसेस हैं। 20,000 गैलन बिकेगा 8 के हिसाब से, 30,000 गैलन के हिसाब से, ये चीज़ें लॉक्ड हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब हमने कॉस्ट $4 इनकी कर दी ना, तो 20,000 गैलन जब $4 के हिसाब से बिकता है ना, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट सिर्फ 80,000 बनती है। तो 1,60,000 का वो बिक रहा है और आप कह रहे हैं कि जिसकी कॉस्ट 80,000 है, तो तब 80,000 आपको बच गया। इसी तरह ये जो आपने स्किम मिल्क 30,000 गैलन बेचा है ना, ये बेचा था $4 के हिसाब से, और आपकी कॉस्ट भी कह रही है कि $4 है, यानी आप $4 का ही बेच रहे हैं, $4 का ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर इसमें तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये सिर्फ नंबर गेम है, ऐसी बात नहीं है कि प्रैक्टिकली आपको कुछ नहीं बच रहा। कैश फ्लोज आपके जो है वो टोटली वही रहेंगे, क्योंकि आपके कैश फ्लोज डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर कि 2,80,000 की आमदनी आपको, क्योंकि आप क्रीम बेचेंगे इतने पैसे आ जाएंगे, स्किम मिल्क बेचेंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे। अब मसला है कि आपका एक्चुअल खर्च कितना हुआ है। एक्चुअल खर्च आपका 4 लाख ही हुआ है। अब उस 4 लाख में से आप कितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डालते हैं और कितना कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी डालते हैं, सिर्फ ये मेथड्स का डिफरेंस है। तो जब हमने सेल्स वैल्यू मेथड लिया तो उसने ज़रा बेहतर कॉस्ट एलोकेशन के थ्रू हमें दोनों प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल दिखा दिए। जब ये मेथड लिया तो इसने दिखा दिया कि जिन लिक्विड स्किम मिल्क के ऊपर तो पैसे बच नहीं रहे, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं हो रहा। की गेम है, नंबर्स की गेम है। अमन अहमद या अमान अहमद, योर क्वेश्चन प्लीज। अनम्यूट किया हुआ, नहीं पता नहीं आप लोग बार बार क्यों कहते हैं अनम्यूट करें। अमान अहमद या अमन अहमद। सर ये जो पहला हमने पढ़ा सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ मेथड, फिर फिजिकल मेजर जिसमें वो मेजर किया, सर जो थर्ड वन किया था, पहले दोनों में हमने स्किम मिल्क और क्रीम यूज की थी, तो थर्ड यूज ही तब होना है जब हम स्किम मिल्क और क्रीम से आगे फर्दर। यस, वेरी मच राइट। देखिए एनआरवी मेथड वो कंपनीज यूज कर ही नहीं सकती हैं कि जो प्रोडक्ट को स्प्लिट होने के बाद फर्दर प्रोसेस की रही हैं। उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, फिजिकल मेजर मेथड या दूसरा क्या था, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। आपने बिल्कुल ठीक बात की है, इनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, बतानी चाहिए थी, मेरे से में नहीं रही कि एनआरवी मेथड सिर्फ वो कंपनीज यूज़ कर सकती हैं कि जिनकी प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ के बाद जब अलग अलग हो गई तो उनके पास ऑप्शन है कि चाहे तो एज ए बेच दें और चाहे तो प्रोसेस करके बेच दें। अगले वीक में मैं यही एग्जाम्पल कंटिन्यू कराऊंगा, उसमें हम ये डिसीजन लेंगे। आप बल्कि अगले वीक में आने से पहले वो देख के आइएगा, बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल। कंपनी के लिए क्या बेहतर है कि वो क्रीम और स्किम मिल्क बेच दे या वो बटर क्रीम और क्या नाम है कंडेंस मिल्क बना के बेचे। बड़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगले वीक में आप देख भी लेंगे, आप स्लाइड्स को देख के आइएगा कि जाहिर है जब हम क्रीम से बटर क्रीम पे गए तो प्राइस $4 से $8 $25 पे चली गई थी। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उसमें से वो एक्स्ट्रा कॉस्ट माइनस कर दें जो क्रीम को बटर क्रीम बनाने के लिए चाहिए थी, जो प्रोबेबली शायद 5 लाख थी या कुछ थी इस तरह। तो खैर वो मैं अगले वीक आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आप अगले वीक की क्लास में आने से पहले स्लाइड्स आपके पास तो आ गई हैं, वो स्लाइड जरा देख के आइएगा। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन अमान बिल्कुल ठीक है कि एनआरवी मेथड सिर्फ वो कंपनीज यूज कर सकती हैं
कि जो फर्दर प्रोसेसिंग कर सकती होंगी, क्योंकि एनआरवी के लिए सेपरेबल कॉस्ट चाहिए होती है, और जहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं पॉसिबल, प्रोडक्ट इज बाउंड टू बी सोल्ड एज इट इज, तो देयर एनआरवी मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। So thank you very much for pointing it out. Any other question? Thank you sir. No sir, thank you. चैट में किसी का मैसेज आया हुआ है, अच्छा वो भी शुक्रिया का मैसेज है। और सो हियर वी कंक्लूड दिस टुडेज सेशन, और आपको हम इंशाल्लाह मैंने सारा आपको बता दिया है कि अब अगले हफ्ते हम इस डिस्कशन को ख़त्म करेंगे। इन्हीं स्लाइड्स के एंड पे आप देख सकते हैं कि आपको ये तक तो कर लिया सारा, इसके बाद बस ये 2-3 स्लाइड्स रह गई। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ, सिर्फ एक ये स्लाइड आपको अगले वीक में मुझे बतानी है, और ये अगर आप खुद देख के आएंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि यार कंपनी को क्रीम को बटर क्रीम बना के बेचना है या नहीं बेचना, और कंपनी को आपको इनको जो है इनका लिक्विड स्किम मिल्क है उसको कंडेंस मिल्क बना के बेचना है या नहीं बेचना। तो उसने बताया है कि यार अगर आप क्रीम को बटर क्रीम बना देंगे तो 20,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, और अगर आप स्किम मिल्क को कंडेंस मिल्क बनाएंगे $2,80,000 मजीद आप कमा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम डिसीजन ये लेंगे कि यार इन दोनों प्रोडक्ट्स को आगे फर्दर प्रोसेस करके 3 लाख मजीद कमा लो। अगर आपको ये वर्किंग समझ में ना आई तो डोंट वरी, मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगा कि ये क्या है। और इसके बाद हमारा बस क्वेश्चंस हैं जो आपने इस चैप्टर में करने हैं, ये आप लोग इसका सोल्यूशन मैनुअल आपके पास है, ये सब एक्सरसाइजेज हैं, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको आप देख के सॉल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक में इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी डिस्कस कर लीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीक में हम आगे अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इन्हीं एक्सरसाइजेस को, इन्हीं एग्जांपल्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे ताकि जिसकी जो कन्फ्यूजन है वो रिमूव हो जाए। तो जब अगले हफ्ते में जब हम इसको कंक्लूड कर लेंगे तो उससे अगले हफ्ते क्विज भी करेंगे, और क्विज के साथ अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। और एक स्टूडेंट ने भी मुझे मैसेज किया था कि क्विज क्लास के शुरू में मत रखें, तो ऐसा ही होगा, क्विज को हम कहीं बीच में रखा करेंगे ताकि उस वक्त तक सब लोग ऑनलाइन आ चुके हुए हों, और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन आने में आ रहा है तो वो मुझे पता चल जाए। तो हम एकदम से क्विज नहीं स्टार्ट कर देंगे कि 8:30 पे क्लास है तो 8:30 पे क्विज स्टार्ट हो जाएगा। क्विज